क्या आप एसएपी में नए हो और नहीं पता कहाँ से स्टार्ट करें? या आप एसएपी में ऑलरेडी काम कर रहे हो और एसएपी एस/4HANA सीखना चाहते हो? चाहे आप करियर चेंज का प्लान कर रहे हो या करंट रोल में ग्रो करना चाहते हो, तो ये आपके लिए बेस्ट कोर्स है। हेलो, मेरा नाम जितेश है और मैं लास्ट 13 ईयर से एज ए एसएपी कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ। मैं इस कोर्स में आपका ट्रेनर हूँ। मेरा एम आपको इजी और सिंपल लैंग्वेज में एसएपी सिखाना, आपको बेसिक और एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट को सीखने में हेल्प करना, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज से इक्विप करना और आपको एसएपी फील्ड में जॉब के लिए रेडी करना है। तो स्टार्ट करते हैं। एसएपी के कोर्स के डीप डाइव सेशन से पहले हम इस पीपीटी की हेल्प से एसएपी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं। इस प्रेजेंटेशन में हम की एरिया में फोकस करेंगे। सबसे पहले हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन एसएपी से। फिर उसके बाद एसएपी एक प्रॉमिसिंग करियर ऑप्शन क्यों है, एसएपी और एस/4HANA की जर्नी क्या रही है अभी तक, वो डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद डिफरेंस क्या रहता है एसएपी ईसीसी और एसएपी एस/4HANA वर्जन में। एसएपी में इंटरफेसेस होते हैं जैसे कि जीयूआई और फ्योरी, उसमें हम काम कैसे करते हैं। फंक्शनल और टेक्निकल मॉड्यूल कौन से होते हैं एसएपी में, किस तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं, कैसे हम उस पर काम करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं कंसल्टेंट की और बिजनेस यूजर की। फिर उसके बाद कुछ नई टर्म्स आई हैं जैसे कि एसएपी एस/4HANA क्लाउड है, राइज विद एसएपी है, तो इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एसएपी इंट्रोडक्शन कवर कर लेते हैं। एसएपी का मतलब होता है सिस्टम्स, एप्लीकेशन, प्रोडक्ट इन द डेटा प्रोसेसिंग। ये फुल फॉर्म है एसएपी का। ये कंपनी है जो कि 5 IBM एम्प्लॉयज ने सेटअप की थी ईयर 1972 में, और एक जर्मन कंपनी है। जब हम एसएपी की बात करते हैं तो एसएपी एक ईआरपी सॉफ्टवेयर कंपनी है। एसएपी को समझने के लिए ईआरपी को समझ लेते हैं। ईआरपी क्या होता है? ईआरपी का मतलब होता है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। एंटरप्राइज मतलब कि कोई एक कंपनी, रिसोर्सेज उसमें जो भी रिसोर्सेज होते हैं जैसे कि मैन है, मटेरियल है, मशीन है, इन रिसोर्सेज को इस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम ऐसे प्लान करते हैं ताकि जो कंपनी में प्रोडक्टिविटी है, एफिशिएंसी है, वो बढ़े। और प्रोसेसेस जो होते हैं बिजनेस में जिसके थ्रू हम किसी काम को कंप्लीट करते हैं उसमें इम्प्रूवमेंट आए, उसमें ऑटोमेशन में हेल्प हो, तो वो एक ईआरपी का काम रहता है। तो एसएपी एक ईआरपी सॉफ्टवेयर जो कि कंपनीज में अगर उसको सेटअप करते हैं तो वो कंपनीज को हेल्प करता है उनकी प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी अचीवमेंट के लिए। तो एसएपी के अलावा और भी काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं जैसे कि ओरेकल है, बान है, माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक है। बट काफ़ी टाइम से एसएपी ही इंडस्ट्री लीडर है ईआरपी मार्केट में। यहाँ पे अब ईआरपी के कुछ बेनिफिट देख लेते हैं, क्या बेनिफिट होते हैं अगर कोई भी हम ईआरपी सॉफ्टवेयर अपनी कंपनी में सेटअप करते हैं तो सबसे पहले बेनिफिट ये होता है कि यहाँ पे जो डेटा होता है वो सेंट्रलाइज्ड होता है, और ये जो डेटा होता है वो काफ़ी बिजनेस फंक्शन के साथ इंटीग्रेट रहता है। अब ये जो बिजनेस फंक्शन होते हैं ये मेनली होते हैं जैसे कि फाइनेंस हो गया, सेल्स हो गया, इन्वेंट्री हो गया, एचआर हो गया। तो ये जो डेटा होता है वो सेंट्रलाइज और इंटीग्रेटेड रहता है। सेंट्रलाइज का यहाँ पे मतलब है कि एक ही सर्वर पे वो सारा डेटा जो है वो हमारा अवेलेबल होता है और इंटीग्रेटेड होता है। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था, ये जो ईआरपी सॉफ्टवेयर है इसका जो पर्पस रहता है एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट। ईआरपी सॉफ्टवेयर जो रहता है वो हमें हेल्प करता है हमारे डिसीजन मेकिंग में। बिजनेस में जो मैनेजमेंट, सीनियर मैनेजमेंट डिसीजन लेती है उनको हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग। उसके बाद ऑप्टिमाइज इन्वेंट्री और सप्लाई चेन। जो हमारा स्टॉक रहता है, इन्वेंट्री रहती है, और जो हम ऑर्डर करते हैं यहाँ सामान को जो हम सेल करते हैं तो वो सारा आ जाता है इन्वेंट्री लॉजिस्टिक्स में, तो उसमें भी ये हमें हेल्प करता है। फिर उसके बाद ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है, कॉस्ट सेविंग में भी हेल्प करता है। अगर कोई कंपनी ग्रो कर रही है या उसके बिजनेस में डाइवर्सिफिकेशन आ रही है तो उसके लिए ईआरपी सॉफ्टवेयर हेल्प करता है स्केलेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी में। तो फ्लेक्सिबिलिटी का यहाँ पे मतलब ये है कि इसमें जितने भी मॉड्यूल रहते हैं जैसे सेल्स का, फाइनेंस का, एचआर का, तो अगर फॉर एग्जांपल हमने फाइनेंस से स्टार्ट किया तो बाद में सेल्स एचआर को भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब वो है। उसके बाद इम्प्रूव डेटा सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस। इम्प्रूव डेटा सिक्योरिटी का मतलब यहाँ पे ये है कि ये जो इसमें जो डेटा रहता है वो काफ़ी सेफ रहता है, और जो ऑथराइज पर्सन है उसी को ही राइट होता है उसको चेक करने का, उसको एक्सेस करने का। उसके बाद कंप्लायंस आ जाता है। कंप्लायंस में काफ़ी तरह की हमारी रिपोर्टिंग होती है जिसमें हेल्प करता है कंप्लायंस के पर्पज से। अगर कोई जीएसटी की रिपोर्टिंग करनी है तो उसमें भी ये जो ईआरपी सॉफ्टवेयर वो हेल्प करता है। एनहेंस कोलैबोरेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि इसमें काफ़ी सारे बिजनेस फंक्शन जो होते हैं उनमें काफ़ी सारे प्रोसेसेस को फॉलो किया जाता है, तो इसमें कोऑर्डिनेशन करने में हेल्प करता है।
जो सारे डिपार्टमेंट है उनको पता होता है उन्होंने क्या करना है, एक सिंगल डायरेक्शन में वो काम करते हैं। उसके बाद आ जाता है मोबिलिटी और रिमोट एक्सेस। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये क्योंकि क्लाउड पे भी अवेलेबल है, तो इसको हम मल्टीपल डिवाइसेस से एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई अप्रूवल देना है तो हम फोन से दे सकते हैं, आईपैड से दे सकते हैं। तो उस वे में इसमें जो मोबिलिटी और रिमोट एक्सेस अवेलेबल है। उसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन और बेस्ट प्रैक्टिसेस। ये जो ईआरपी सॉफ्टवेयर काफ़ी कंपनीज में यूज़ किया जाता है, और ईआरपी सॉफ्टवेयर के यूज़ करने के बाद जो भी इम्प्रूवमेंट आई है बिजनेस प्रोसेसेस में, तो उनको एक स्टैंडर्ड प्रोसेस बना देते हैं। तो ये थे बेनिफिट ईआरपी सॉफ्टवेयर के। तो एसएपी क्या है? एसएपी भी एक ईआरपी सॉफ्टवेयर है, बट एसएपी जो है वो इंडस्ट्री लीडर है ईआरपी मार्केट में। तो यहाँ पे भी यही बताया हुआ है, जो एसएपी सॉफ्टवेयर वो क्या हेल्प करता है कंपनीज की, उनके जो बिजनेस प्रोसेसेस होते हैं फाइनेंस के, सप्लाई चेन के, सेल्स के, मैन्युफैक्चरिंग, एचआर के, उसको स्ट्रीमलाइन ऑटोमेट करने में हेल्प करता है। उसके बाद एसएपी हमारे लिए कैसे बेटर है, कैसे ये प्रॉमिसिंग करियर ऑप्शन हो सकता है हमारे लिए। ईआरपी मार्केट में हमने देखा था काफी सारे प्लेयर्स हैं, तो एसएपी जो है वो इंडस्ट्री लीडर है इस मार्केट में। जो भी कंपनीज हैं जहाँ पे ये एसएपी सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेड है वहाँ पे एसएपी प्रोफेशनल की डिमांड रहती है। ये एक ल्यूक्रेटिव करियर ऑप्शन है जिसमें ग्रोथ के चांसेस बहुत ही ब्राइट होते हैं। हाइब्रिड वर्किंग ऑप्शन है, इसमें काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें आपको वर्क फ्रॉम होम का भी ऑप्शन मिल जाता है। फिर उसके बाद ये जो एसएपी की स्किल है, पर्टिकुलर अगर मैं फाइनेंस की बात करूँ, तो विद इन फाइनेंस ही काफ़ी सारी स्किल्स अवेलेबल हैं। हम स्टार्ट कर सकते हैं एसएपी एफआई से, जिसका मतलब होता है एसएपी फाइनेंस। फिर उसके बाद हम कंट्रोलिंग में भी जा सकते हैं, हम एफएससीएम में भी जा सकते हैं। एफएससीएम एक डिफरेंट मॉड्यूल रहता है जिसमें क्रेडिट कलेक्शन, इन हाउस जैसे कंपोनेंट को कवर किया जाता है। फिर उसके बाद ट्रेजरी मॉड्यूल आ जाता है जिसमें हम ट्रेजरी एंड रिस्क मैनेजमेंट को कवर करते हैं। उसके बाद सेंट्रल फाइनेंस होता है, रेवेन्यू रिकग्निशन या रेवेन्यू अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग जो मॉड्यूल है उसमें भी जा सकते हैं। फिर उसके बाद रियल एस्टेट एफएक्स में भी जा सकते हैं, उसको भी लर्न कर सकते हैं, या फंड मैनेजमेंट जो स्किल है उसको भी लर्न कर सकते हैं। तो ऐसे भी फाइनेंस में आपको एक वाइड रेंज मिल जाती है स्किल्स की जिसमें आप एक्सेल कर सकते हो। जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं या एमएनसीज हैं, तो उसमें एसएपी एज ए ईआरपी सॉफ्टवेयर जो है वो यूज होता है, चाहे वो कोक है, पेप्सी है, या वो कंसल्टिंग कंपनी है, या वो आईटी कंपनी है, रिटेल की कंपनी है, ट्रेडिंग कंपनीज हैं। तो हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है एसएपी के थ्रू उन कंपनीज के लिए काम करने की। देन एसएपी की जो नई टेक्नोलॉजी है, चाहे वो एसएपी एस4 हाना है या फ्योरी इंटरफेस है, तो एसएपी इसमें काफी इन्वेस्ट कर रहा है सो दैट इस फील्ड में ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज जो है वो ग्रो हो। और लास्ट में ये जो एसएपी की स्किल है इसमें आप सर्टिफिकेशन भी कर सकते हो। उसके लिए एसएपी आपको सर्टिफिकेट देगा जो कि ग्लोबली एक्सेप्टेड है और उसकी क्रेडिबिलिटी है। उस सर्टिफिकेट को आप अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हो और आप शो कर सकते हो कि आप एक सर्टिफाइड एसएपी कंसल्टेंट हो। तो ये कुछ जस्टिफिकेशन है जो कि हेल्प करते हैं किसी भी कंपनी को एक डिसीजन लेने में एसएपी इम्प्लीमेंटेशन का। 80% जो भी वर्ल्ड की फॉर्च्यून 1000 कंपनीज हैं उसमें एसएपी को यूज किया जाता है उनके डे टू डे ऑपरेशन के लिए। 87% जो भी वर्ल्ड की ग्लोबल 2000 कंपनीज हैं उसमें एसएपी को एज ए ईआरपी सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है। 3 लाख से ज्यादा कंपनीज हैं जो कि एसएपी पे ट्रस्ट करती हैं 180 कंट्रीज में। जैसे हमने पहले भी समझा, एसएपी जो है वो इंडस्ट्री लीडर है ईआरपी मार्केट में। तो यहाँ पे जब भी कोई बड़ी कंपनीज होती हैं जहाँ पे जो डेटा वॉल्यूम है बहुत लार्ज होता है, वो लार्ज कंपनीज हैं, तो उन कंपनीज में एसएपी को प्रेफर किया जाता है एज ए ईआरपी सॉफ्टवेयर। तो ये कुछ जस्टिफिकेशन है। वो कंपनी जहाँ पे एसएपी अभी तक नहीं इम्प्लीमेंट हुआ, तो वो एक डिसीजन ले सकते हैं एसएपी को इम्प्लीमेंट कराने के लिए। करंटली मार्केट में एसएपी के दो वर्जन्स अवेलेबल है। एक है एसएपी ईसीसी 6.0 जो कि पुराना वर्जन है। ये जो वर्जन था ये 2004 में आया था, और इसका पर्पस जो था वो सोल्यूशनिंग प्रोवाइड करना था डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस में जो कि हम फॉलो करते हैं डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल एरिया में, जैसे कि फाइनेंस, सेल्स, सप्लाई चेन, प्रोडक्शन, एचआर में। एसएपी ईसीसी एक पुराना वर्जन है, बट अभी भी 40% जो एसएपी के क्लाइंट है वो इसी वर्जन को यूज कर रहे हैं। तो एसएपी ईसीसी कंसल्टेंट की भी मार्केट में डिमांड है। बट अगर आप कंपेयर करो कौन सा ज़्यादा बेटर वर्जन है, एसएपी ईसीसी या एसएपी एस4 हाना, तो क्योंकि एसएपी एस4 हाना लेटेस्ट है, तो इसकी डिमांड जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा है ईसीसी से।
तो यहाँ पे हम SAP S/4HANA वर्जन के बारे में समझ लेते हैं। तो ये एक न्यू वर्जन है जो कि SAP ने लॉन्च किया था 2015 में। और इसको लॉन्च करने का पर्पस क्या था, क्योंकि जो क्लाइंट रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल किया जाए, जो क्लाइंट एक्सपेक्टेशन है उसको मीट किया जाए। तो क्लाइंट एक्सपेक्टेशन क्या थी, डिजिटल प्रोडक्ट्स, जो प्रोसेस है उसमें ऑटोमेशन हो, जो न्यू टेक्नोलॉजीज हैं जैसे कि AI है या जेन AI है या मशीन लर्निंग है, उसको हम SAP से कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। उसके बाद सर्वर जो डिप्लॉयमेंट है उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, जो कस्टमर एक्सपीरियंस है उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर हम माइग्रेट करते हैं SAP ECC से SAP S/4HANA में, तो वो स्मूथ माइग्रेशन के लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो उन एक्सपेक्टेशंस को मीट करने के लिए, उन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए SAP ने ये SAP S/4HANA वर्जन जो है वो लॉन्च किया था। तो यहाँ पे समझ लेते हैं SAP एक प्रेफर्ड ERP सॉफ्टवेयर क्यों है। SAP हेल्प करता है एफिशिएंसी को इंक्रीज करने में, जो सीनियर मैनेजमेंट होते हैं उनकी डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करने में। इस सॉफ्टवेयर के थ्रू जो हमें डेटा मिलता है वो रियल टाइम होता है और वो हमें हेल्प करता है फ्यूचर प्लानिंग के लिए, प्रोजेक्शन के लिए। तो इससे जो विजिबिलिटी होती है वो हमारी इंक्रीज होती है। फिर उसके बाद जो हमारे बिजनेस प्रोसेसेस होते हैं तो उनकी स्टैंडर्डाइजेशन करने में ये हमारी हेल्प करता है। कॉस्ट इफेक्टिव होता है। ये बिजनेस की हेल्प करता है कॉस्ट सेविंग में, डिजिटल प्रोडक्ट की जो रिक्वायरमेंट है उसको मीट करने में, प्रोसेस को ऑटोमेट करने में, और बेसिक और एडवांस लेवल क्लाउड एनालिटिक्स को प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। अब यहाँ पे हम ये समझेंगे हमारे पास SAP में कौन कौन से मॉड्यूल हैं, कौन सा मॉड्यूल है जो हमारे वर्क एक्सपीरियंस के साथ मैच करता है या हमारे एकेडमिक्स के साथ वो मैच करता है। तो यहाँ पे हमारे पास दो तरह के मॉड्यूल रहते हैं, एक होता है फंक्शनल और एक होता है टेक्निकल। किसी भी कंपनी में जब हम काम करते हैं तो उस कंपनी में डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल एरियाज होते हैं। ये फंक्शनल एरियाज हो सकते हैं फाइनेंस, कॉस्ट कंट्रोलिंग, इन्वेंट्री, प्रोक्योरमेंट, सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन, HR। तो ये सारे क्या है, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल एरियाज है। अब इन फंक्शनल एरियाज के लिए SAP डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल जो है वो ऑफर करता है। जैसे कि SAP फाइनेंस के लिए हमारे पास मॉड्यूल है SAP FI, कॉस्ट कंट्रोलिंग के लिए है CO, इन्वेंट्री और प्रोक्योरमेंट के लिए है हमारे पास मटेरियल मैनेजमेंट जिसको हम MM बोलते हैं, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है SD, फिर उसके बाद प्रोडक्शन के लिए है प्रोडक्शन प्लानिंग, और HR के लिए है HR और HCM। तो ये जो मॉड्यूल है इनको हम फंक्शनल मॉड्यूल बोलते हैं। अब फंक्शनल मॉड्यूल के अलावा टेक्निकल मॉड्यूल भी है हमारे पास। फंक्शनल और टेक्निकल में डिफरेंस क्या होता है, जो फंक्शनल मॉड्यूल होते हैं उसमें आपको प्रोग्रामिंग स्किल जो होती है वो नहीं चाहिए होती, वो मैंडेटरी नहीं होती। अगर आपके पास है वो एक एडवांटेज है आपके लिए, बट वो मैंडेटरी नहीं है। जबकि जो टेक्निकल मॉड्यूल होता है तो उसमें एक बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है वो रहती है प्रोग्रामिंग की, कोडिंग की। तो जिनको प्रोग्रामिंग और कोडिंग अच्छी लगती है तो वो ये जो टेक्निकल मॉड्यूल है उनको अडॉप्ट कर सकते हैं। अब प्रोग्रामिंग और कोडिंग के लिए हमारे पास एक डेडिकेटेड मॉड्यूल रहता है जिसको हम बोलते हैं ABAP। ABAP का फुल फॉर्म होता है एडवांस बिजनेस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग। उसके बाद हमारे पास टेक्निकल मॉड्यूल रहता है SAP बेसिस का। SAP बेसिस क्या होता है, जो इस सॉफ्टवेयर पे हम काम करते हैं उस सॉफ्टवेयर का जो सर्वर रहता है उसका जो ओनर रहता है उससे भी बेसिस कंसल्टेंट होता है। उस सर्वर को अपग्रेड करना, उसको पैच को इम्प्लीमेंट करना, उसका बैकअप लेना, उस सर्वर का कॉपी क्रिएट करना, तो ये जो सारी एक्टिविटीज होती हैं वो SAP बेसिस कंसल्टेंट या SAP बेसिस टीम है वो देखती है। इसके बाद जो टेक्निकल मॉड्यूल है वो है SAP PI। PI का मतलब होता है प्रोसेस इंटीग्रेशन। तो बिजनेस में ERP सॉफ्टवेयर के अलावा और भी काफी सारे एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर जो है वो यूज किए जाते हैं। अब ERP सॉफ्टवेयर को हम उन एप्लीकेशन या उन सॉफ्टवेयर के साथ कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो उसके लिए ये जो PI कंसल्टेंट है ये इंश्योर करता है वो सर्वर की वाइट लिस्टिंग हो, उसका उसमें जो डेटा का इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन रहता है वो कैसे, उसको कैसे करना है, पब्लिक की का एक्सेस लेना या उसका यूज करना। तो ये जो सारी एक्टिविटीज होती हैं वो SAP PI कंसल्टेंट करता है। अब इन फंक्शनल और टेक्निकल मॉड्यूल के अलावा और भी काफ़ी सारे फंक्शनल टेक्निकल मॉड्यूल्स अवेलेबल है SAP में। बट यहाँ पे मैंने जो इम्पोर्टेंट फंक्शनल टेक्निकल मॉड्यूल है उनको कवर किया है। अगर हम SAP में काम करते हैं, एज ए कंसल्टेंट काम करते हैं, तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट तरह के प्रोजेक्ट्स आते हैं जिसमें हम काम करते हैं। तो वो प्रोजेक्ट्स किस तरह के होते हैं वो समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट।
जहाँ पे एसएपी का जो ईआरपी सॉफ्टवेयर है वो फर्स्ट टाइम इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इससे पहले वो जो कंपनी थी वो कोई और ईआरपी सॉफ्टवेयर यूज कर रही थी, वो हो सकता है बान यूज कर रही थी या ओरेकल यूज कर रही थी, बट उन्होंने डिसीजन लिया कि उनकी जितनी भी लीगल एंटिटीज हैं, सारी या कुछ लीगल एंटिटीज में अब एसएपी इम्प्लीमेंट होगा। तो उस प्रोजेक्ट को हम एसएपी इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट भी बोलते हैं। और जब हम एसएपी इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट में काम करते हैं कि हमने बिगिनिंग से लेके एंड तक अगर काम किया है तो उसको हम शो करते हैं एक एंड टू एंड एसएपी इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है रोल आउट। रोल आउट प्रोजेक्ट क्या रहते हैं? रोल आउट प्रोजेक्ट में एसएपी जो है वो क्लाइंट ऑलरेडी यूज कर रहा है। ये जो ईआरपी सॉफ्टवेयर है क्लाइंट ऑलरेडी यूज कर रहा है अपनी कंपनी में। बट उसके पास जो भी कंपनीज हैं, जैसे कोई एक ग्रुप है, उस ग्रुप में 10 कंपनीज हैं, तीन ही कंपनीज में ये एसएपी एज ए ईआरपी सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है। बाकी की जो रिमेनिंग कंपनीज हैं उसमें कोई और ईआरपी सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है। अब क्लाइंट ने ये डिसीजन लिया कि हम एसएपी की प्रेजेंस को बढ़ाना चाहते हैं, हम और भी जो कंपनीज हैं हमारी उसमें एसएपी को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो हमारे पास एक टेम्पलेट ऑलरेडी अवेलेबल होता है, हमारे पास एक रेफरेंस रहता है कि ऑलरेडी कुछ कंपनीज हैं जहाँ पे एसएपी इम्प्लीमेंटेड है। उसका हम रेफरेंस ले सकते हैं एसएपी इम्प्लीमेंटेशन के लिए, जो कि नई कंपनीज में हम करने वाले हैं सेम ग्रुप के लिए। ये सिनेरियो तब हम देखते हैं जब कोई ग्रुप है उसने नई कंपनीज को टेक ओवर किया है या उसमें कुछ मर्जर हुआ है। तो ऐसे सिनेरियो में हमारे पास एसएपी रोल आउट प्रोजेक्ट रहता है। देन हमारे पास आ जाता है सपोर्ट प्रोजेक्ट। सपोर्ट प्रोजेक्ट को हम एसएपी एएमएस प्रोजेक्ट भी बोलते हैं। इस एसएपी एएमएस प्रोजेक्ट में क्या होता है? इस एसएपी एएमएस प्रोजेक्ट में क्लाइंट ऑलरेडी एसएपी जो सॉफ्टवेयर वो यूज कर रहा है, उसके जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो एसएपी सॉफ्टवेयर जो है वो यूज कर रहे हैं अपने डे टू डे एक्टिविटीज के लिए। जब वो डे टू डे एक्टिविटीज कर रहे हैं तो उसमें उनको कोई एरर आ रहा है, कोई इशू आ रहा है, कोई क्वेरी है, तो वो जो एरर क्वेरी या वो जो सॉल्यूशनिंग है वो एसएपी सपोर्ट प्रोजेक्ट के अंडर आती है। जो क्लाइंट की न्यू रिक्वायरमेंट होती है उनको भी हम फुलफिल करने में उनकी हेल्प करते हैं। एसएपी में जब हम काम करते हैं तो हमारे पास 3 तरह के सर्वर्स होते हैं। उन सर्वर्स को हम क्लाइंट भी बोलते हैं, उनको हम 3 डिफरेंट सिस्टम भी बोल सकते हैं, उनको हम 3 इंस्टेंसेस भी बोल सकते हैं। तो एक होता है आपका डेवलपमेंट का सिस्टम, एक होता है क्वालिटी का सिस्टम, और एक होता है आपका प्रोडक्शन का सिस्टम। अब इन तीनों सिस्टम में हमारे पास क्लाइंट डेटा होता है, और वो सिस्टम जहाँ पे हम डेवलपमेंट करते हैं उस सिस्टम को हम बोलते हैं डेवलपमेंट सिस्टम या डेवलपमेंट क्लाइंट। अब ये जो डेवलपमेंट क्लाइंट है इसको हम गोल्डन क्लाइंट भी बोलते हैं। यही सिस्टम होता है जहाँ पे हम एज ए कंसल्टेंट कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, हम अपनी डेवलपमेंट करते हैं। अब डेवलपमेंट करने के बाद हम उसको टेस्ट भी करते हैं। उस टास्क को बोलते हैं यूनिट टेस्टिंग। तो ये जो डेवलपमेंट सिस्टम रहता है इसमें जितनी भी एक्टिविटीज रहती हैं उसको कौन करता है? उसको कंसल्टेंट करता है। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वालिटी क्लाइंट। क्वालिटी क्लाइंट में क्या होता है? हमारे पास जो भी डेटा होता है, कॉन्फ़िगरेशन करी है या डेवलपमेंट करी है, तो टेस्टिंग के बाद हम क्या करते हैं, वो जो डेटा हम मूव करते हैं क्वालिटी सिस्टम में। अब ये जो क्वालिटी सिस्टम क्या होता है? क्वालिटी सिस्टम एक कॉपी होती है हमारे प्रोडक्शन सिस्टम की, जिसकी हेल्प से हम जो टेस्टिंग जो रहती है हमारी उसको हम डिटेल में कर सकते हैं। अब इस सिस्टम में हम बेसिकली क्या करते हैं? बेसिकली हम रन करते हैं अपने टेस्ट सिनेरियोज। हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट तरह की टेस्टिंग होती है, जैसे कि यूनिट टेस्टिंग, सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग। तो इस डिफरेंट तरह की जो टेस्टिंग होती है उसको हम कहाँ पे करते हैं? उसको हम करते हैं क्वालिटी सिस्टम में। अब ये जो क्वालिटी सिस्टम होता है, इस सिस्टम में जो भी डेटा आपका रहता है वो होता है डिस्प्ले मोड में। उस डेटा को ना तो कंसल्टेंट वो चेंज कर सकता है, ना ही जो बिजनेस यूजर है वो चेंज कर सकता है। फिर इसके बाद लास्ट में हमारा आ जाता है प्रोडक्शन सिस्टम। अब हमने जब डेवलपमेंट करी उसको हमने मूव किया क्वालिटी सिस्टम ने, जो टेस्टिंग के रिजल्ट्स हैं वो भी हमारी रिक्वायरमेंट को मीट कर रहे हैं। वो जो हमारी डेवलपमेंट होएगी उसको हम प्रोडक्शन सिस्टम में लेके जाएंगे। अब ये जो प्रोडक्शन सिस्टम है हमारे पास जो डेटा हमारे पास रहता है बिजनेस डेटा, वो होता है आपका लाइव डेटा। जो भी बिजनेस रियल ट्रांजेक्शन्स कर रहा है, चाहे वो इनकम की हो, एक्सपेंस की हो, या वेंडर को पेमेंट हो रही है, या वेंडर को परचेज ऑर्डर प्लेस हो रहा है, या कस्टमर से सेल ऑर्डर रिसीव किया जा रहा है, एम्प्लॉय को पेमेंट की जा रही है, तो वो जो जितनी भी एक्टिविटीज हैं, जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं, वो हमारी प्रोडक्शन सिस्टम में होती हैं, रियल ट्रांजेक्शन्स होती हैं। और ये जो प्रोडिक्शन सिस्टम का जो डेटा रहता है वो हेल्प करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जनरेट करने में।
कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको प्रेजेंट करने में हेल्प करता है। तो वो जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग या फाइनेंशियल डेटा बिजनेस बनाता है वो कहाँ पे बनाता है, वो बनाता है प्रोडक्शन सिस्टम में। तो ये हो गया हमारा एसएपी लैंडस्केप। तो नेक्स्ट है हमारा एसएप मेथोडोलॉजी इन एसएपी ईसीसी। तो जब भी एसएपी ईसीसी का इम्प्लीमेंटेशन होता था तो एसएपी ने एक मेथोडोलॉजी या एक रोड मैप सजेस्ट किया हुआ था। तो उस मेथोडोलॉजी को बोलते हैं एसएप। एसएप का मतलब होता है एक्सेलरेटेड एसएपी मेथोडोलॉजी। अब क्योंकि हर जगह आजकल एसएपी एस/4HANA इम्प्लीमेंट हो रहा है, ईसीसी नहीं हो रहा, तो इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं इसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है आपका प्रोजेक्ट प्रिपरेशन। प्रोजेक्ट प्रिपरेशन में क्या होता है, ये फर्स्ट स्टेप होता है जहाँ पे हम स्कोप ऑफ वर्क है, हमें क्या करना है, जो कौन कौन से प्रोसेसेस, कौन कौन से बिजनेस फंक्शन जो है उसको हम इम्प्लीमेंटेशन में कवर करेंगे, उसको उस पर डिसीजन लिया जाता है। उसके बेस पे ही जो टीम साइज क्या होगी, कितने टेक्निकल फंक्शनल कंसल्टेंट होंगे, उसका भी डिसीजन लिया जाता है। उसके बाद आपका आ जाता है बिजनेस ब्लूप्रिंट। बिजनेस ब्लूप्रिंट में क्या होता है, बिजनेस ब्लूप्रिंट में एक अप्रोच को हम फॉलो करते हैं, उसको हम बोलते हैं एज इज एंड टू बी अप्रोच। इसमें क्या स्टडी करते हैं, इसमें जो भी क्लाइंट के करंट प्रोसेसेस है उनको स्टडी करते हैं, उनको डॉक्यूमेंट करते हैं। तो वो जो सेम प्रोसेसेस है उसको जब हम ऐसे पे इम्प्लीमेंट करेंगे उसमें कोई चेंजेस आएगा या नहीं आएगा, तो वो जो टू बी प्रोसेसेस है उनको हम डॉक्यूमेंट करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं एज इज एंड टू बी अप्रोच। उसके बाद हम एक एनालिसिस करते हैं जिसको हम बोलते हैं फिट गैप एनालिसिस। फिट गैप एनालिसिस क्या होता है, ऐसे भी दो तरह के जो सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, एक होता है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, और ऐसे भी रेकमेंड करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है वो कंसल्टेंट जो है अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करे। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या रहता है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन सभी क्लाइंट के लिए सेम रहता है, चाहे वो परचेज से रिलेटेड हो या बिलिंग से रिलेटेड हो। कई बार जो हम सॉल्यूशन दे रहे हैं, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो हम दे रहे हैं, वो क्लाइंट के रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रहा, तो उसको फुलफिल करने के लिए हमें कुछ एनहेंसमेंट करनी पड़ती है, कुछ कस्टमाइजेशन करनी पड़ती है एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन में। तो उसको हम बोलते हैं कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन को हम राइसअप भी बोलते हैं। राइसअप में जो कोड है या उसमें हम कस्टमाइजेशन लेके आ सकते हैं। राइसअप का अगर यहाँ पे हम फुल फॉर्म देखें तो रिपोर्ट्स, इंटरफेसेस, कन्वर्जन ऑफ डेटा, एनहेंसमेंट, फॉर्मेट्स, वर्कफ्लोज। तो इसमें अगर हमें कस्टमाइजेशन चाहिए, इसमें हमें अगर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन फिट नहीं हो रहा तो उसके लिए हम कस्टमाइजेशन करते हैं। तो कस्टमाइजेशन को हम गैप के अंडर मेंटेन करते हैं, तो इस एनालिसिस को इसलिए बोलते हैं फिट गैप एनालिसिस। जो हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन रहता है उसको हम डॉक्यूमेंट करते हैं बिजनेस ब्लूप्रिंट डॉक्यूमेंट में, जिसको हम बोलते हैं बीबीडी डॉक्यूमेंट। जबकि जो हमारा राइसअप या हमारा गैप रहता है या हमारा कस्टमाइजेशन रहता है, उसके लिए हम एक डिफरेंट डॉक्यूमेंट को मेंटेन करते हैं, क्रिएट करते हैं। उसको हम बोलते हैं फंक्शन स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट, या उसको एफएसडीबी बोलते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है रियलाइजेशन का फेज। रियलाइजेशन में क्या होता है, रियलाइजेशन में हम सिस्टम में काम करना स्टार्ट करते हैं, जो डेवलपमेंट का सिस्टम होता है, कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, कस्टमाइजेशन करते हैं। फिर डिफरेंट डिफरेंट तरह की जो टेस्टिंग है उसको हम परफॉर्म करते हैं, चाहे वो सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग है या यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग है, यूनिट टेस्टिंग है, रिग्रेशन टेस्टिंग है। तो इसके बाद हमारा आ जाता है फाइनल प्रिपरेशन। जो भी हमने सोल्यूशन दिया है डेवलपमेंट या कस्टमाइजेशन में, जो हमने ऑलरेडी टेस्ट कर लिया है क्वालिटी सिस्टम में, अब हमें उसको प्रोडक्शन सिस्टम में लेके जाना है। प्रोडक्शन सिस्टम में लेके जाने से पहले हमें प्रोडक्शन सिस्टम में जो हमारा लेगेसी डेटा है, जो क्लाइंट का लेगेसी डेटा है, उसको भी हमें उसको भी हमें माइग्रेट करना है। तो वो जो लेगेसी डेटा होता है वो हो सकता है 10 ईयर या 20 ईयर या 30 ईयर ओल्ड हो। तो वो कितना पुराना होना चाहिए, तो उस पे कट लगता है। तो फॉर एग्जांपल क्लाइंट ने डिसाइड किया कि मेरा जो लास्ट 4 ईयर का डेटा है वो हम, या लास्ट 5 ईयर का डेटा है वो हम प्रोडक्शन सिस्टम में लेके जाएंगे। और अब वो किस तरह का डेटा होता है, उस डेटा में मेनली जो ट्रांजेक्शन को हम कवर करते हैं वो होती है इनकम्प्लीट ट्रांजेक्शन। जो भी उसका एग्जिस्टिंग नॉन एसएपी सिस्टम है, उस सिस्टम में जो भी इनकम्प्लीट ट्रांजेक्शन है, फॉर एग्जांपल अगर परचेज ऑर्डर क्रिएट किया है, उसके बाद गुड रिसीट किया है बट उसका इनवॉइसिंग नहीं हुआ, ऐसे ही अगर सेल ऑर्डर है तो उसका डिलीवरी हो गया बट उसका बिलिंग नहीं हुआ, तो ऐसे डेटा को हम माइग्रेट करके प्रोडक्शन सिस्टम में लेके जाएंगे और प्रोडक्शन सिस्टम में, ताकि उस ट्रांजेक्शन को कंप्लीट किया जाए। इसके अलावा क्लाइंट ये भी डिसाइड कर सकता है कि मेरे को और भी डेटा चाहिए जिससे मेरे को प्रोजेक्शन करने में, प्लानिंग करने में हेल्प मिले। तो उसको हम कट ओवर एक्टिविटीज के थ्रू जो है वो माइग्रेट करके प्रोडक्शन में लेके जाते हैं। यहाँ पे कट ओवर एक्टिविटी का मतलब ये है कि आपने एक डेटा पे कट लगाया कि ये लास्ट 4 ईयर, 5 ईयर या 6 ईयर का डेटा जो है वो हम प्रोडक्शन में लेके जा रहे हैं।
तो जब हम उसको माइग्रेट करते हैं तो उसको हम माइग्रेट करते हैं कट ओवर एक्टिविटीज के थ्रू। तो ये जो कट ओवर एक्टिविटीज होती हैं फाइनल प्रिपरेशन का पार्ट रहता है। उसके बाद जो भी हमारा डेवलपमेंट का या कस्टमाइजेशन का डेटा है वो हम प्रोडक्शन में लेके जाते हैं जहाँ पे ऑलरेडी कट ओवर डेटा अवेलेबल है। तो ये जो स्टेज होती है ये होती है गो लाइव की स्टेज। तो गो लाइव स्टेज में क्या होता है कि अब क्लाइंट के जितने भी प्रोसेसेस फॉलो हो रहे हैं, जितनी भी ट्रांजेक्शन हो रही हैं, वो कहाँ पे हो रही हैं, वो एसएपी सिस्टम में हो रही हैं। तो इस गो लाइव स्टेज में क्लाइंट एसएपी को यूज करना स्टार्ट कर देता है। जितने भी उनके बिजनेस यूजर्स हैं वो सारी जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं, वो एसएपी में कर रहे हैं। तो इस स्टेज को हम बोलते हैं गो लाइव स्टेज। हाइपर केयर में बिजनेस को या यूजर्स को कोई भी इश्यूज आ रहे हैं, एरर आ रहे हैं, डंप आ रहे हैं, तो उसको हमें फिक्स करना होता है, ट्रबल शूट करना होता है, उसका एक सोल्यूशन प्रोवाइड करना होता है। फिर उसके बाद लास्ट में हमारे पास सपोर्ट का फेज आता है। सपोर्ट प्रोजेक्ट हमने समझा था, इसमें क्या रहता है, इसमें कोई भी डे टू डे इश्यूज आते हैं बिजनेस को या यूजर्स को, वो ट्रबल शूट करके उसका सोल्यूशन देना होता है। उसके साथ साथ अगर कोई प्रोसेस में चेंजेस लेके आने हैं, कोई न्यू रिक्वायरमेंट है, तो उसको कैसे फुलफिल करना है, तो वो सपोर्ट प्रोजेक्ट का पार्ट रहता है। अब वो जो सपोर्ट का प्रोजेक्ट रहता है वो क्लाइंट डिसाइड करता है कि उसको सपोर्ट नेक्स्ट 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर कितनी देर के लिए चाहिए। इस मेथोडोलॉजी को हम बोलते हैं एसएप मेथोडोलॉजी, जो कि एसएपी ईसीसी इम्प्लीमेंटेशन में यूज होती थी। अब इसकी जगह पे क्योंकि एसएपी एस फोर हाना इम्प्लीमेंट होता है और एसएपी एस फोर हाना में एक न्यू मेथोडोलॉजी को फॉलो किया जाता है जिसको हम बोलते हैं एसएपी एक्टिवेट मेथोडोलॉजी। एक्टिवेट मेथोडोलॉजी में भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट फेजेस हैं। तो ये स्टार्ट होता है डिस्कवर से, उसके बाद प्रिपेयर स्टेज आती है, फिर एक्सप्लोर आती है, फिर रियलाइज, फिर डिप्लॉय और फाइनली रन स्टेज आती है। डिस्कवर स्टेज में क्या होता है, इसमें हम क्लाइंट को कन्विंस करते हैं कि उनके जो भी डे टू डे प्रोसेसेस हैं या डे टू डे ऑपरेशंस है उसमें एसएपी एस फोर हाना इम्प्रूवमेंट कैसे लेके आ सकता है, उनके जो बिजनेस है उसमें वैल्यू कैसे ऐड कर सकता है। इस स्टेज में हम बिजनेस वैल्यू असेसमेंट करते हैं, जो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उसका हम सॉल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। फिर उसके बाद प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, जो कंसल्टेंट है उनको जो सिस्टम एक्सेस है वो दिया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट फेज आ जाता है वो होता है एक्सप्लोर का। एक्सप्लोर में जैसे हमने लास्ट में समझा था फिट गैप एनालिसिस, यहाँ पे भी हम फिट गैप एनालिसिस करते हैं एसपीपी एस फोर हाना इम्प्लीमेंटेशन में भी। तो ये जो एसएपी एक्टिवेट मेथोडोलॉजी है ये डिफरेंट कैसे है एसएपी एसेप मेथोडोलॉजी से। जो एक्टिवेट मेथोडोलॉजी है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और ज़्यादा अजाइल है। तो यहाँ पे जो भी हम सॉल्यूशन प्रोडक्शन में लेके जा रहे हैं उस प्रोडक्शन तो प्री प्रोडक्शन में उस सॉल्यूशन में अगर कुछ चेंजेस है तो उन चेंजेस को हम कर सकते हैं। हम क्लाइंट को जो एसएपी के स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है वो रिकमेंड करते हैं। कुछ ऐसे सॉल्यूशन जो क्लाइंट कंप्लीटली अडॉप्ट नहीं करना चाहता, उसमें कस्टमाइजेशन है उसको एक्सपेक्ट कर रहा है, तो वो ऐसे भी अलाउ करता है कस्टमाइजेशन विद क्लीन कोर। क्लीन कोर कस्टमाइजेशन वो होती है जो एसएपी रेकमेंड करता है कि उसमें एनहेंसमेंट या उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। और जो सॉल्यूशन क्लीन कोर में नहीं आता तो एसएपी उसमें सपोर्ट नहीं करता। तो यही रिकमेंड किया जाता है जो भी हम कस्टमाइजेशन कर रहे हैं वो कस्टमाइजेशन क्लीन कोर होनी चाहिए, ताकि फ्यूचर में अगर हमें एसएपी का सपोर्ट लेना तो वो सपोर्ट को लेने में कोई प्रॉब्लम या इशू ना हो। जो भी कस्टमाइजेशन करनी है उसके लिए हम गैप आइडेंटिफाई करते हैं, तो उन गैप को कैसे फुलफिल कर सकते हैं, तो उन एक्टिविटीज को हम एक्सप्लोर के अंडर कवर करते हैं। फिर उसके बाद रियलाइज फेज आ जाता है जहाँ पे हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, सॉल्यूशन बिल्डिंग करते हैं और उसकी टेस्टिंग करते हैं। और फाइनली हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है वो आ जाता है डिप्लॉय का। डिप्लॉय में हम क्या करते हैं, जो भी हमने इम्प्लीमेंटेशन किया है उसको हम प्रोडक्शन सिस्टम में लेके जाते हैं। और वो जो गो लाइव स्टेज है वो डिप्लॉय के अंडर ही कवर होती है। इस गो लाइव स्टेज में और क्या कवर होता है, इस गो लाइव स्टेज में कट ओवर एक्टिविटीज जैसे हमने प्रीवियसली समझा था। तो इसके बाद जो हमारा लास्ट स्टेप रहता है वो होता है रन का। रन में कोई कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट चाहिए प्रोसेस में, ऑपरेशन में, उसको उसके लिए हम सपोर्ट देते हैं। कोई डेटा ऑप्टिमाइज करना है, कोई जॉब जो है उसको ऑप्टिमाइज करना है, उसको मॉनिटर करना है, तो उसको कवर किया जाता है। तो इस मेथोडोलॉजी को हम बोलते हैं एसएपी एक्टिवेट मेथोडोलॉजी, जो कि यूज होती है एसएपी एस फोर हाना इम्प्लीमेंटेशन के लिए। अब यहाँ पे हम ये समझेंगे जो एक बिजनेस यूजर होता है उसके डे टू डे एक्टिविटीज क्या रहती हैं, उसके रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहते हैं। यहाँ पे जो एग्जांपल लिया हुआ है बिजनेस यूजर की एक्टिविटीज का वो लिया हुआ है एसएपी फाइनेंस के अकॉर्डिंग। तो इसमें जो बिजनेस यूजर होता है फाइनेंस का वो क्या करता है, वो जो भी जर्नल एंट्रीज होती हैं जिसको हम बोलते हैं जेई, तो उसको उसकी रिकॉर्डिंग करना, उसको सिस्टम में पोस्ट करना और उसको मैनेज करना। वो पोस्टिंग हो सकती है एक्सपेंस की, इनकम की, बैलेंस शीट अकाउंट की, जिसको हम पोस्ट कर सकते हैं जनरल लेजर अकाउंटिंग में। इसके अलावा बिजनेस में हमारे पास सप्लायर और कस्टमर होते हैं, उनका मास्टर डेटा मेंटेन करना। तो बिजनेस यूजर जो होता है वो अकाउंट पेबल और रिसीवेबल जो बुक्स हैं या जो अकाउंट्स है उसको मेंटेन करता है।
जो भी सप्लायर और कस्टमर है उनकी इनवॉइसेस को सिस्टम में पोस्ट करना, प्रोसेस करना, उनकी पेमेंट को प्रोसेस करना, रिकंसिलिएशन करना। तो ये जो सारी एक्टिविटीज होती हैं ये बिजनेस यूजर के डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज में कवर होती हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कंसल्टेंट रोल इन एसएपी। यहाँ पे हम ये समझेंगे जो एक कंसल्टेंट होता है जिसको हम डेवलपर भी बोलते हैं, उसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहती हैं। तो सबसे पहले जो कंसल्टेंट है वो डेटा गैदर करता है, वो एनालाइज करता है। और ये जो डेटा है इसको कौन प्रोवाइड करता है? ये कंसल्टेंट को बिजनेस प्रोवाइड करेगा। तो बिजनेस में डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट मैनेजर होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल मैनेजर होते हैं। तो वो जो डेटा गैदर करेगा वो किससे करेगा? वो जो भी फंक्शनल मैनेजर होगा या प्रोडक्ट मैनेजर होगा या जो फाइनेंस हेड होगा या फाइनेंस मैनेजर होगा, उससे वो जो डेटा है वो गैदर करेगा, उसको एनालाइज करेगा। उसके बाद जो एसएपी का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड करेगा। तो अगर उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो गैप एनालिसिस पे काम करता है। उसके बाद आ जाता है सिस्टम डिजाइन एंड कॉन्फ़िगरेशन। तो जो भी सॉल्यूशन जिसके लिए क्लाइंट एग्री हुआ है, चाहे वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, चाहे वो या कस्टमाइजेशन सॉल्यूशन है, क्लाइंट एक्सेप्टेंस के बाद उसको सिस्टम में कॉन्फ़िगर करना, डेवलपमेंट करना। और वो जो सॉल्यूशन है वो प्रॉपरली इंटीग्रेट हो रहा है जो भी रेलेवेंट मॉड्यूल है उनके साथ, चाहे वो मटेरियल मैनेजमेंट का हो, चाहे वो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का हो, एचआर का हो। उसके बाद जो भी उसने सोल्यूशन डिज़ाइन किया है, कॉन्फ़िगर किया है, उसकी टेस्टिंग करना और उसको वैलिडेट करना। फिर उसके बाद जो भी लेगसी डेटा हमने समझा था उसको माइग्रेट करना और उसको मैनेज करना। एसएपी इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे हमें एंड यूजर को ट्रेन करना होता है, उनके लिए यूजर मैनुअल क्रिएट करना, उन यूजर मैनुअल को क्रिएट करना, रेडी करना ट्रेनिंग के लिए। फिर सिस्टम में कौन कौन से प्रोसेसेस, कौन सी जॉब, कौन कौन सा डेटा है जिसको हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो स्टेक होल्डर होते हैं उनके साथ कम्युनिकेट करना, चाहे वो फंक्शनल हेड हो, फाइनेंस हेड हो, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो, बिजनेस आर्किटेक्ट हो, स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी देना। तो ये सारे जो रोल होते हैं वही कंसल्टेंट के रोल होते हैं। अब यहाँ पे एसएपी जर्नी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो एसएपी ईसीसी वर्जन है इसको हम एसएपी R3 वर्जन भी बोलते हैं। R3 से पहले एसएपी ने R1 R2 भी लॉन्च किए थे। तो ये जो एसएपी ने R1 लॉन्च किया था सिस्टम, ये किया था 1972 में। ये एक बेसिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम था और इसको डिजाइन किया गया था ताकि हमें जो डेटा है वो सेंट्रलाइज मिले। ये जो R1 सिस्टम था इसमें सेल्स, इन्वेंट्री, एचआर, ये फंक्शनल एरियाज अवेलेबल नहीं थे। इसके बाद एसएपी ने 1979 में R2 लॉन्च किया और इसमें एसएपी की कैपेबिलिटी को बढ़ाया गया, इन्वेंट्री और सेल्स को इंक्लूड किया गया। इसमें एसएपी ने अपनी जो टेक्नोलॉजी थी उनको रिवाइज किया, जो जो डेटाबेस था उसमें डेवलपमेंट की। उसके बाद ईयर 1992 में एसएपी ने R3 लॉन्च किया। ये जो एसएपी का R3 वर्जन था ये काफ़ी सक्सेसफुल वर्जन था। उस टाइम पे मार्केट में ये सबसे एडवांस सॉफ्टवेयर था और काफ़ी क्लाइंट्स ने इसको अडॉप्ट किया। तो ये जो R1 सिस्टम था ये क्लाइंट सर्वर बेस्ड ईआरपी सॉफ्टवेयर था। तो ये जो R3 सिस्टम है इसमें हमारे पास बेसिकली क्या था, इसमें हमारे पास 3 लेयर्स होती हैं। फर्स्ट लेयर को हम बोलते हैं प्रेजेंटेशन लेयर, सेकंड होती है एप्लीकेशन लेयर और थर्ड होती है आपकी डेटाबेस लेयर। तो ये जो प्रेजेंटेशन लेयर होती है ये यूजर के लिए होती है। यूजर इसमें अपने इनपुट और उसको जो आउटपुट मिली है उसको डाउनलोड कर सकता है, उसको सेव कर सकता है। जबकि ये जो एप्लीकेशन लेयर होती है ये बिजनेस लॉजिक के लिए होती है। इसमें प्रोग्राम और जो एप्लीकेशन होती हैं वो प्रोसेस होती हैं। उसके बाद आपका आ जाता है डेटाबेस लेयर। डेटाबेस में जितना भी आपका बिजनेस का डेटा है उसको स्टोर किया जाता है। तो ये जो R3 सिस्टम है इसको हम एसएपी ईआरपी 3 लेयर आर्किटेक्चर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे रीजन मेंशन किए हुए हैं कि जो R3 था एसएपी का ये काफी सक्सेसफुल क्यों हुआ। सबसे पहले इसमें जो डेटा था वो इंटीग्रेटेड था, जैसे हमने डिस्कस किया था। फाइनेंस, सेल्स, इन्वेंट्री, उसका डेटा जो है क्लोजली इंटीग्रेटेड था। उसके बाद इस नेक्स्ट आ जाता है रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग। तो कोई भी अगर ट्रांजेक्शन हो रही है, जैसे कि अगर सेल्स की ट्रांजेक्शन हो रही है, अगर इन्वेंट्री की ट्रांजेक्शन हो रही है, फाइनेंस की ट्रांजेक्शन हो रही है, तो उस ट्रांजेक्शन को हम रियल टाइम दे सकते हैं। उससे हमारे को रिपोर्टिंग में हेल्प मिलती थी। फिर ये जो सिस्टम था मॉड्यूलर वाइज था और कस्टमाइजेबल था। इसमें काफ़ी सारे मॉड्यूल एसएपी ने लॉन्च किए थे। तो अगर कोई क्लाइंट बेसिक मॉड्यूल को इम्प्लीमेंट करवाना चाह रहा है तो वो ऑप्शन अवेलेबल थी। देन उसके बाद आ जाता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। तो इस स्लाइड पे कंपैरिजन किया हुआ है कि R1, R2 और R3 कैसे वर्क करते हैं। तो ये जो R1 होता है इसी सिस्टम में आपका डेटाबेस होता है, इसी में की एप्लीकेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर होती है। जबकि जो R2 सिस्टम था इसमें जो प्रेजेंटेशन लेयर है उसको उसको अलग कर दिया था और जो डेटाबेस और एप्लीकेशन लेयर थी उसको अलग सिस्टम में होती थी। R3 में एसएपी ने क्या किया? R3 में एसएपी ने प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर और डेटाबेस लेयर इन तीनों को अलग अलग कर दिया ताकि वो जो जो डेटा है वो सेंट्रली ये जो थर्ड लेयर है इसी में रहे और उसका जो प्रेजेंटेशन लेयर है
वो यूजर को प्रोवाइड किया गया उनके सिस्टम पे। तो इससे क्या होता था, इससे अगर एक सिस्टम डाउन हो गया तो उससे दूसरे सिस्टम पे उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता था। तो ये जो आर्किटेक्चर था ये एसएपी ने क्लाइंट को ऑफर करना स्टार्ट किया। देन उसके बाद आ जाता है आपका कॉम्प्रिहेंसिव फंक्शनल कवरेज। तो इसमें और भी फंक्शनल जो एरियाज थे उनको कवर किया गया था, सेल्स, इन्वेंट्री और फाइनेंस के अलावा। फिर उसके बाद है स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन द बिजनेस प्रोसेसेस। तो इस सिस्टम के थ्रू जो भी बिजनेस में कॉमन और बेस्ट प्रैक्टिसेस होती थी उस पे एसएपी ने फोकस करना स्टार्ट किया, और उसने क्लाइंट को कन्विंस किया कि वो अपने बिजनेस में उन प्रोसेसेस को फॉलो करे। उससे क्या होता था, उससे उनकी जो भी ऑपरेशनल एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज करने में हेल्प मिलती थी। फिर उसके बाद आ जाता है ग्लोबलाइजेशन और लोकलाइजेशन। तो इस आर3 से हेल्प मिली इंटरनेशनल और जो लोकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसको फॉलो किया जाए और अकॉर्डिंगली उसकी रिपोर्टिंग की जाए। देन उसके बाद आ जाता है स्ट्रॉन्ग वेंडर एंड इकोसिस्टम। तो इसमें जो भी सप्लायर रहता है या वेंडर रहता है जिससे हम मटेरियल या गुड्स और सर्विसेज को हम प्रोक्योर करते हैं, तो यहाँ पे एसएपी ने एक प्रॉपर सिस्टम दिया ताकि जो प्रोक्योरमेंट से लेके गुड्स और सर्विसेज की प्रोक्योरमेंट से लेके उसकी पेमेंट तक वो प्रॉपर सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड किया जाए। उसके बाद आप मार्केट टाइमिंग। तो उस टाइम पे ये मार्केट में सबसे एडवांस बिजनेस सॉफ्टवेयर था, जिसकी वजह से ज़्यादा क्लाइंट ने इसको अडॉप्ट किया और इसको अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट किया। देन स्ट्रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन एंड सपोर्ट सर्विसेज। तो एसएपी ने काफ़ी इम्प्लीमेंटेशन में अपने क्लाइंट को सपोर्ट किया। तो ये मेन रीजन थे एसएपी आर3 जो था वो इतना सक्सेसफुल क्यों हुआ। और ये जर्नी थी एसएपी ईसीसी की। उसके बाद आ जाते हैं एसएपी एस4 हाना की जर्नी में। तो यहाँ पे जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि R1 जो था वो 1972 में लॉन्च हुआ, फिर उसके बाद R2 आया 1979 में, फिर उसके बाद R3 आया 1992 में। फिर उसके बाद एसएपी ने ईआरपी स्वीट लॉन्च किया जो था 2004 में। और फाइनली एसएपी ने एस4 हाना को लॉन्च किया ईयर 2015 में। अब यहाँ पे हम SAP S4 हाना के फीचर्स को समझेंगे। इसमें क्या क्या फीचर्स हैं जो कि ECC में अवेलेबल नहीं है। सबसे पहले है इन मेमोरी कंप्यूटिंग। SAP ECC सिस्टम या SAP ECC वर्जन को समझा तो ये जो सिस्टम होते थे, ये जो सॉफ्टवेयर होते थे, इसमें जो डेटाबेस रहता था वो SAP का खुद का डेटाबेस नहीं होता था, वो थर्ड पार्टी डेटाबेस होता था। वो डेटाबेस होता था ओरेकल का, एसक्यूएल का, या और थर्ड पार्टी जो कंपनीज होती थी। तो एसएपी ने अपना जो ईआरपी सॉफ्टवेयर है उस डेटाबेस पे सेटअप किया हुआ था। पर एसएपी एस4 हाना ने अपना फर्स्ट टाइम डेटाबेस लॉन्च किया जिसको हम बोलते हैं एसएपी हाना डेटाबेस, जो कि एसएपी एस4 हाना को सपोर्ट करता है। तो जहाँ जहाँ पे भी एस4 हाना इम्प्लीमेंट होता है तो उसमें जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट रहती है वो रहती है एसएपी हाना डेटाबेस की। अगर वो हाना डेटाबेस नहीं है तो उसमें एस4 हाना इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकता। तो ये जो हाना डेटाबेस होता है ये होता है इन मेमोरी कंप्यूटिंग। तो हमने समझा था प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर और डेटाबेस लेयर। जो भी मैक्सिमम और मेन डेटा होता है उसको एप्लीकेशन लेयर में लेके आए ताकि उसकी जो प्रोसेसिंग है वो फास्ट हो जाए। उस पे जो जो टाइम कंज्यूम होता है उसको रिड्यूस किया जाए। वो टाइम कैसे कंज्यूम होता था, पहले प्रेजेंटेशन से एप्लीकेशन लेयर में डेटा जाता था, फिर एप्लीकेशन लेयर से डेटाबेस लेयर में जो डेटा जाता था, और फिर उसके बाद डेटाबेस से आउटपुट एप्लीकेशन में आता था और एप्लीकेशन से प्रेजेंटेशन में। तो इस ट्रैवल टाइम को एसएपी ने रैम की हेल्प से उसको रिड्यूस किया और वो जो डेटा था उसको इन मेमोरी में लेके आए, यानी कि उसको रैम में लेके आए। और जिसकी वजह से तो डेटा का जो रिट्रीवल है वो फास्ट हुआ। फिर उसके बाद है सिंप्लीफाइड मॉडल। तो इसमें आ जाता है कॉलमर डेटा स्टोरेज, पैरेलल प्रोसेसिंग। तो ये जो टेक्निकल चेंजेस थे ये एसएपी ने किए हाना डेटाबेस में, जिससे से जो एप्लीकेशन थी उसको सिंप्लीफाई करने में हेल्प मिली और उसकी परफॉर्मेंस बढ़ी। देन ये जो हाना डेटाबेस है ये यूजर फ्रेंडली है क्योंकि इसमें एसएपी जीयूआई के अलावा एसएपी फ्योरी इंटरफेस जो है वो यूजर को प्रोवाइड किया जाता है। देन उसके बाद है एडवांस एनालिटिक्स एंड रिपोर्ट्स। इसमें काफी एडवांस लेवल की जो रिपोर्ट्स और जो एनालिटिक्स है वो प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि सीनियर लेवल मैनेजमेंट या बिजनेस को हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में। डिप्लॉयमेंट ऑप्शन, एसएपी ने मल्टीपल डिप्लॉयमेंट ऑप्शन दिए क्लाइंट को, जिसमें आ जाता है क्लाउड, ऑन प्रमाइस एंड हाइब्रिड। तो ये जो क्लाउड, ऑन प्रमाइस, हाइब्रिड क्या होता है इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। देन एसएपी एस4हाना में ऑटोमेशन जो होती है उसको इम्प्रूव किया गया, और जो बिजनेस प्रोसेसेस थे उसको और भी ज़्यादा क्लोजली इंटीग्रेट किया गया। देन एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो इसके अंदर जो भी हमारी मंथली, क्वार्टरली या हमारी एनुअल क्लोजिंग प्रोसेसेस रहते हैं उसको एसएपी ने स्ट्रीमलाइन किया, उसको ऑटोमेट किया, जिससे जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग थी वो ज़्यादा फास्ट हुई, ज़्यादा एक्यूरेट और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हुई। देन उसके बाद है एजिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो एसएपी ने जो ये जो डिप्लॉयमेंट ऑप्शन दिए हैं इसे जो क्लाइंट है वो अपने बजट के अकॉर्डिंग
जो रेलेवेंट डिप्लॉयमेंट ऑप्शन है उसको अडॉप्ट कर सकता है और अपने बिजनेस में एसएपी को इम्प्लीमेंट करके उसके जो बेनिफिट है उसको लेवरेज कर सकता है। देन उसके बाद आ जाता है सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस। तो एसएपी इंश्योर करता है जो यूजर लॉगिन करता है एसएपी सिस्टम में वो प्रॉपर ऑथराइजेशन के साथ करे, और अगर किसी डेटाबेस में उसका ऑथराइजेशन एक्सेस नहीं है तो वो जो डेटा है वो यूजर को अवेलेबल नहीं होगा, जो कि इंश्योर करता है डेटा सिक्योरिटी। और जो कंपनीज में डिफरेंट डिफरेंट कंप्लायंस होते हैं उनको भी फॉलो करने में एस ए एस फोर हाना जो है वो हेल्प करता है। और लास्ट है सप्लाई चेन एंड मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन। जो न्यू टेक्नोलॉजीज और इनोवेशन हो रही हैं उसको एसएपी ने अडॉप्ट किया, जैसे कि एआई, जनरेटिव एआई और मशीन लर्निंग, सो दैट जो डेटा विजिबिलिटी है, एफिशिएंसी है, वो इम्प्रूव हो जाए। तो ये थे फीचर एसएपी एस फोर हाना के। देन उसके बाद बेनिफिट्स हैं एसएपी एस फोर हाना के। तो वो जो डेटा रहता है वो रियल टाइम हो, उसकी प्रोसेसिंग जो है वो फास्ट हो, और उसमें जो भी रिपोर्ट्स रहती हैं एडवांस लेवल रिपोर्ट वो हम चेक कर पाएं। उसके बाद आ जाता है इंक्रीज ऑपरेशनल एफिशिएंसी। तो एसएपी एस फोर हाना ने जो भी ऑपरेशनल एफिशिएंसी है उसको भी इम्प्रूव किया है। उसके बाद क्योंकि हमारे पास जो डेटा रहता है वो रियल टाइम रहता है, और जिसको जो सीनियर मैनेजमेंट है वो रिपोर्ट्स की फॉर्म में देखती है और जिससे उनको डिसीजन लेने में हेल्प मिलती है। देन उसके बाद आ जाता है सिंप्लीफाइड आईटी लैंडस्केप। तो जैसे हमने एसएपी हाना के बारे में समझा कि इसमें इन मेमोरी डेटाबेस होता है और सिंप्लीफाइड डेटा मॉडल होता है और मॉडर्न यूजर इंटरफेस होता है जिसको हम बोलते हैं फ्योरी। तो इससे क्या हुआ, इससे हेल्प क्या मिली, इससे जो आईटी का लैंडस्केप है उसको सिंप्लीफाई करने में हेल्प मिली है। देन उसके बाद आ जाता है एनहेंस्ड यूजर एक्सपीरियंस। तो पहले जो यूजर होता था वो जीयूआई पे काम करता था, अब एसएपी एस4 ने एक और इंटरफेस ऑप्शन दी है जिसको हम बोलते हैं फ्योरी। तो फ्योरी के थ्रू भी जो जो भी यूजर की डे टू डे एक्टिविटीज होती हैं उसको उसको एफिशिएंटली और फास्ट कंप्लीट करने में हेल्प करती हैं। देन फास्टर टाइम टू वैल्यू। तो ये जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी या प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ी है, जिससे जो वैल्यू एडिशन हुआ बिजनेस को हुआ है। देन उसके बाद आ जाता है स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो इस तो एसएपी एस4 ने ये ऑप्शन दिया है कि अगर कोई कंपनी ग्रो हो रही है क्लाउड पे जा सकती, क्योंकि वो कॉस्ट इफेक्टिव होता है, फिर उसके बाद हाइब्रिड में भी आ सकते हैं और उसके बाद ऑन प्रमाइज में भी आ सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर स्टार्टिंग में वो फाइनेंस, सप्लाई चेन और इन्वेंट्री पे फोकस करना चाहते हैं, एचआर या बाकी जो फंक्शनैलिटीज हैं उसको बाद में यूज या इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं, तो वो भी ऑप्शन जो है वो एसएपी एस4 में अवेलेबल है। देन उसके बाद आ जाता है कॉस्ट इफेक्टिव। तो ये जो एसएपी हाना डेटाबेस है या एसएपी एस4 हाना ईआरपी सॉफ्टवेयर है, तो ये क्या हेल्प करता है, तो बिजनेस ऑपरेशन में एफिशिएंसी को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, प्रोडक्टिविटी को भी इंक्रीज करने में हेल्प करता है, ऑटोमेशन में हेल्प करता है, जिससे बिजनेस को कॉस्ट सेविंग का बेनिफिट मिलता है। देन उसके बाद आता है सपोर्ट फॉर द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। वो एक डिजिटल कोर की तरह एक्ट करता है जो कि कनेक्ट करता है और स्ट्रीमलाइन करता है बिजनेस प्रोसेसेस को। देन उसके बाद आ जाता है इम्प्रूव्ड कस्टमर एक्सपीरियंस। तो ऑब्वियस है, जब बिजनेस ऑपरेशन में इंप्रूवमेंट आ रही है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, कॉस्ट सेविंग हो रही है, मल्टीपल डिप्लॉयमेंट ऑप्शन मिल रहे हैं, स्केलेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी भी मिल रही है, ये जो सारी चीज़ें हैं ये इंप्रूव करती हैं कस्टमर एक्सपीरियंस। देन इसके बाद आ जाता है जो एस ए पी एस फोर हाना है वो कहाँ कहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, कौन एस ए पी के क्लाइंट हो सकते हैं। तो जहाँ पे एस ए पी R3 यूज़ हो रहा है या एस ए पी का ई सी सी या ओल्डर वर्जन यूज़ हो रहा है, तो इन कंपनीज में एस ए पी एस फोर हाना की इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है। उसके बाद वो कंपनीज जहाँ पे एस ए पी एज ईयर की नहीं यूज़ हो रहा, कोई और सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है, तो वो भी जो कंपनीज हैं वो एस ए पी के लिए एक पोटेंशियल कस्टमर है। अब यहाँ पे आ जाता है एस ए पी एस4 हाना में डिप्लॉयमेंट ऑप्शंस क्या है। यहाँ पे हमारे पास आ जाता है एस ए पी ऑन प्रमाइज, क्लाउड, और दोनों का एक मिक्स होता है जिसको हम बोलते हैं हाइब्रिड। तो सबसे पहले ऑन प्रमाइज समझ लेते हैं, ऑन प्रमाइज क्या होता है। ऑन प्रमाइज एक ऐसा लैंडस्केप है एसएपी का जहाँ पे हम अपनी कंपनी में या क्लाइंट के ऑफिस में एक एसएपी का सर्वर जो है उसको बिल्ड करते हैं, उसको अपग्रेड करते हैं। एक एसएपी की टीम होती है, बेसिस टीम होती है, और क्लाइंट की तरफ से भी आईटी टीम होती है जो कि जॉइंटली काम करती है उस सर्वर को बिल्ड करने में या उसको मेंटेन अपग्रेड करने में। क्लाइंट जो है वो सर्वर जो है वो अपने ही प्रेमाइसेस में उसको मेंटेन करता है, तो उसके लिए मेंटेनेंस कॉस्ट होती है और उसको टाइम टू टाइम अपग्रेड करना होता है। अगर कोई पैच उसमें अप्लाई करना है, तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं, ये सारे डिसीजन होते हैं, ये क्लाइंट के कंट्रोल में होते हैं, और एसएपी की जो बेसिस टीम होती है वो इन एक्टिविटीज़ को करती है। तो इस लैंडस्केप में जो हमारा एसएपी का सर्वर है वो क्लाइंट प्रमाइसेस में लोकेटेड है, और उसको जो कंट्रोल कर रहा है वो एसएपी की आईटी टीम है, बेसिस टीम कर रही है, और वो अंडर डायरेक्ट कंट्रोल है क्लाइंट के।
तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि एक कंपनी है और उस कंपनी में हमने सर्वर को बिल्ड किया हुआ है और उसी सर्वर से डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल एरिया को जो है वो इन्फॉर्मेशन जा रही है। और वो जो इन्फॉर्मेशन है, वो जो डेटा है, वो सेंट्रली लोकेटेड है और इंटीग्रेटेड है। एक डिपार्टमेंट का जो डेटा है वो कनेक्टेड है दूसरे डिपार्टमेंट के साथ। इसके बाद हमारे पास आ जाता है SAP S/4HANA का क्लाउड वर्जन। तो इस क्लाउड वर्जन में क्या है, इस क्लाउड वर्जन में जो हमारे पास ऑन प्रमाइज में ERP वर्जन था, वो जो सारी फंक्शनैलिटीज हैं अब वो क्लाउड में अवेलेबल है। और ये जो फंक्शनैलिटी और ये जो फीचर है, तो ये क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं कंपनीज को उनके जो डे टू डे बिजनेस प्रोसेसेस है उसको स्ट्रीमलाइन करने में। और ये जो मल्टीपल बिजनेस प्रोसेसेस होते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल एरियाज में होते हैं, जैसे कि फाइनेंस, प्रोक्योरमेंट, इन्वेंट्री, HR। तो इन प्रोसेसेस को बिजनेस एफिशिएंटली कर पाए, सो दैट जो बिजनेस के पास डेटा हो, रियल टाइम डेटा हो, एडवांस एनालिटिक्स हो, जिसके बेसिस पे बिजनेस को डिसीजन लेने में हेल्प हो। और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है, जैसे कि AI है, जेन AI है, मशीन लर्निंग है, उसको भी इंटीग्रेट कर पाए SAP ERP के साथ। अब ये जो SAP S/4HANA क्लाउड है, इसमें हमारे पास क्लाउड वर्जन में दो ऑप्शन अवेलेबल हैं क्लाइंट के लिए। एक तो है प्राइवेट क्लाउड ऑप्शन और एक है पब्लिक क्लाउड ऑप्शन। और ये जो प्राइवेट क्लाउड ऑप्शन है, इसका एग्जांपल जो है वो लेफ्ट साइड में दिया गया है। SAP क्या करता है, SAP डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में डेटा सेंटर को मेंटेन डेटा सेंटर बनाता है। उस डेटा सेंटर में जो सर्वर्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के, उनको मेंटेन करता है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप एग्जांपल देखोगे प्राइवेट क्लाउड में, तो SAP ने क्या किया हुआ, एक डेटा सेंटर सेटअप किया। उस डेटा सेंटर में डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के जो SAP के क्लाइंट है, उनका जो सर्वर है उसको मेंटेन किया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे क्लाइंट 1 है, क्लाइंट 2 का सर्वर है, क्लाइंट 3 का सर्वर है, क्लाइंट 4 का सर्वर है। तो इस लैंडस्केप में क्या होता है, इस लैंडस्केप में जो सर्वर रहता है वो क्लाइंट लोकेशन में ना होके, क्लाइंट प्रोमाइसेस में ना होके, क्लाइंट प्रोमाइसेस से दूर एक डेटा सेंटर, जो कि मेंटेन कौन कर रहा है, जो कि मेंटेन और कंट्रोल कर रहा है SAP, उनको सेटअप किया जाता है, उनको बिल्ड किया जाता है और उनको मेंटेन किया जाता है। और ये कौन करता है, और ये सारी चीज़ें कौन करता है, ये सारी चीज़ें करता है SAP। तो यहाँ पे SAP इंश्योर करता है कि जो SAP के क्लाइंट के सर्वर्स हैं, वो 24/7 जो है उसमें उसमें वर्किंग हो और कोई भी डिस्ट्रप्शन ना हो। और उसके साथ साथ अगर कोई पैच अपग्रेड करना है या किसी और भी तरह का कोई डेटा अपग्रेड करना है, तो वो जो चीज़ें होती हैं वो SAP करता है। अब इस लैंडस्केप में क्लाइंट को क्या बेनिफिट मिलता है कि उसको अपने ऑफिस या प्रेमाइसिस में सर्वर जो रूम है उसको मेंटेन करने की जरूरत नहीं रहती। उसको उसके लिए जो टीम रहती है, डिफरेंट डिफरेंट टीम रहती है, चाहे वो पावर है, सिक्योरिटी है, उसका रेंट है, तो ये जो कॉस्ट होती है ये सेव हो सकती है इस लैंडस्केप में। तो इस प्राइवेट क्लाइंट पे जो डेटा होता है वो कौन होस्ट करता है, वो डिफरेंट कंपनी जैसे एज्योर है, AWS है या गूगल है। उसके बाद हमारे पास राइट साइड में ऑप्शन आ जाता है क्लाउड में, और इसको हम बोलते हैं पब्लिक क्लाउड। इस लैंडस्केप में क्या होता है, इस लैंडस्केप में जैसे हमने लेफ्ट साइड में देखा था, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सर्वर है। अब SAP क्या करता है, SAP एक सिंगल सर्वर को मेंटेन करता है, सिंगल सर्वर को बिल्ड करता है, और उसी सिंगल सर्वर से डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज का जो डेटा है वो मेंटेन करता है। और ये भी मेंटेन करता है जो डेटा प्रिवेसी है, और वो डेटा की जो सिक्रेसी है वो प्रॉपर मेंटेन हो। तो ये जो लैंडस्केप रहता है पब्लिक क्लाउड वाला, इसमें भी जो मेंटेनेंस है या जो अपग्रेड है या पैच अपग्रेड है या किसी भी तरह का कुछ भी सर्वर से रिलेटेड कुछ एक्टिविटी है, तो उसको कंट्रोल और उसको मेंटेन कौन करता है, उसको कंट्रोल मेंटेन करता है SAP। तो यहाँ पे जो सर्वर की ओनरशिप होती है वो SAP के पास होती है, दोनों केस में, प्राइवेट और पब्लिक में। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, वही बोल रहा है कि प्राइवेट क्लाउड में क्या होता है, मल्टीपल कंपनीज का डेटा होता है ऑन पब्लिक सर्वर, और ये जो सर्वर होता है ये SAP का होता है। तो इस सर्वर में ज्यादातर क्या करते हैं, तो इस सर्वर में SAP प्रेफर करता है जो स्टैंडर्डाइज डेटा हो और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है बिजनेस की वो फॉलो हो, कस्टमाइजेशन जो है वो कम हो, और जो भी कस्टमाइजेशन होनी है वो क्लीन कोर हो। इसमें जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो फास्टर होता है। अब इसमें SAP S/4HANA वर्जन की जो जर्नी है उसको शो किया गया है। यहाँ पे जो SAP S/4HANA है वो स्टार्ट हुआ था 2015 में, और इसका जो फर्स्ट वर्जन था वो था 15.11। फिर 2015 के बाद हर साल SAP ने न्यू वर्जन जो है मार्केट में लॉन्च किए, ताकि मल्टीपल इंडस्ट्री को कवर किया जा सके, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया जा सके या उसके साथ इंटीग्रेशन हो। तो 15.11 के बाद 2016 में वर्जन जो SAP ने लॉन्च किया वो था 16.10। फिर उसके बाद 2017 सितंबर में जो वर्जन लॉन्च हुआ वो था 1709। फिर 2018 में वर्जन सितंबर में लॉन्च हुआ जो है 1809। फिर सितंबर में 2019 में नेक्स्ट वर्जन लॉन्च हुआ 1909।
फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वर्जन लॉन्च हुआ वो था 2020, 2021, 2022। तो उसके बाद 2023 भी लॉन्च हुआ। तो इसमें जो फोकस था वो था ऑन प्रमाइस और प्राइवेट क्लाउड। तो एसएपी इसमें न्यू अपडेट्स लेके आया, न्यू फीचर्स लेके आया। फिर एसएपी ने 2024 में लॉन्च किया पब्लिक एडिशन 2402। इसमें टेक्निकली जो स्पेसेस थी, जो पेजेस थे, उसको मर्ज किया गया सो दैट जो यूजर एक्सपीरियंस हो वो बेटर हो। फिर उसके बाद 2025 में एसएपी ने लॉन्च किया वर्जन 2002, जिसका कि फोकस था जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है उसको अडॉप्ट किया जा सके, उसको उसके साथ इंटीग्रेशन हो एसएपी का, जैसे कि एआई, जेन एआई और मशीन लर्निंग। तो यहाँ पे अगर कॉस्ट के हिसाब से देखें कि कौन सा बेटर होता है, तो कॉस्ट के हिसाब से जो पब्लिक क्लाउड ऑप्शन है वो सबसे कॉस्ट इफेक्टिव है। फिर उसके बाद आ जाता है प्राइवेट क्लाउड, और फिर उसके बाद आ जाता है ऑन प्रोमाइस। तो ये डिसाइड करना होता है कंपनीज को। कंपनी इन तीनों वर्जन, ऑन प्रमाइस, प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड, इसके मेरिट डिमेरिट देखती है, अपनी जो बिजनेस रिक्वायरमेंट है उसको देखते हैं, बजट देखते हैं, उसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं कौन सा जो ऑप्शन है वो उनके लिए सूटेबल है। फिर उसके बाद उसी वर्जन को या उसी ऑप्शन को वो अपनी कंपनी में इम्प्लीमेंट करवाते हैं, चाहे वो पब्लिक क्लाउड है, चाहे वो प्राइवेट क्लाउड है, या चाहे वो ऑन प्रमाइस है। अब इसके बाद एक नई टर्म है जो कि आप एस ए पी एस फोर हाना में सुनोगे, इसको हम बोलते हैं राइज विद एस ए पी एस फोर हाना। तो ये जो राइज विद एस ए पी एस फोर हाना, इसमें क्या है और ये क्या डिफरेंट वर्जन है एस ए पी का, तो इसके बारे में समझेंगे। तो राइज का यहाँ पे कोई भी फुल फॉर्म नहीं है। तो यहाँ पे एस ए पी ने जो प्रोडक्ट लॉन्च किया है इसके बारे में समझेंगे। तो ये जो राइज विद एस ए पी है, इसमें एस ए पी क्या करता है, इसमें एस ए पी एक ग्रुप ऑफ सर्विसेज देता है। एक पैकेज ऑफ एप्लीकेशन रहता है, सर्विसेज रहता है, मेथडोलॉजी रहती है, कैसे ये जो एसएपी की इम्प्लीमेंटेशन है वो होगी। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो ग्रुप ऑफ सर्विसेज हैं या जो एप्लीकेशन या मेथडोलॉजी, ये क्या हेल्प करेंगी क्लाइंट को उनकी ट्रांजिशन को लेके। ट्रांजिशन कहाँ से, ट्रांजिशन फ्रॉम नॉन एसएपी लैंडस्केप टू एसएपी लैंडस्केप। और एसएपी भी लैंडस्केप में भी जब उस पे गो लाइव हो जाएगा, जब उस पे क्लाइंट जो है वो काम करना स्टार्ट कर देता है, तो वो जो जर्नी है, वो जो ट्रांजिशन है, उसको फैसिलिटेट करने के लिए एसएपी ने ये जो राइज विद एसएपी प्रोडक्ट लेके आए हैं। इसमें एक ग्रुप ऑफ सर्विसेज जो है वो क्लाइंट को ऑफर करते हैं। इससे जो बिजनेस के लॉन्ग टर्म गोल्स हैं उसको अचीव करने में हेल्प मिलती है। और ये जो पैकेज जो एसएपी ऑफर करता है ये है सब्सक्रिप्शन बेस्ड पैकेज। इसमें क्या आ जाता है पैकेज में, इसमें एसएपी ने जो बंडल ऑफ सर्विसेज देता है, उस बंडल ऑफ सर्विसेज में क्या आ जाता है, सबसे पहले एसएपी एस फोर हाना जो क्लाउड है वो देता है, जिसमें कि एसएपी ईआरपी सिस्टम जो होता है वो क्लाउड वर्जन में अवेलेबल होता है। फिर उसके बाद आ जाता है एसएपी बिजनेस प्रोसेस इंटेलिजेंस। तो क्लाइंट के लिए अगर जैसे इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, तो उस क्लाइंट में जो बिजनेस प्रोसेसेस हैं डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल एरिया में, चाहे वो फाइनेंस का हो, इन्वेंट्री का हो, सेल्स का हो या एचआर को हो, तो उसमें प्रोसेसेस से रिलेटेड कैसे इंप्रूवमेंट लेके आ सकते हैं, उसको कैसे ऑप्टिमाइज किया जाता है। कई बार तो क्या होता है कि इसको कंपेयर करते हैं जिस क्लाइंट के लिए ये जो एस फोर हाना जो इम्प्लीमेंट हो रहा है, क्लाइंट में जो जो प्रोसेसेस है उसको कंपेयर किया जाता है एक सक्सेसफुल जो कंपनी है जहाँ पे ऑलरेडी एसएपी चल रहा है, और वो जो कंपनी है वो सेम इंडस्ट्री में है और सेम ही लेवल पे है। और उसके बाद एनालाइज किया जाता है कि जो नई कंपनी है उसमें प्रोसेस में क्या इंप्रूवमेंट लेके आ सकते हैं, उसको कैसे ऑप्टिमाइज किया जाता है, सो दैट जो जर्नी है एसएपी की या जो ट्रांजिशन हो रहा है नॉन एसएपी टू एसएपी वो स्मूथ हो, और उससे जो बिजनेस की जो रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल हो। फिर इसके बाद आ जाता है एसएपी बीटीपी। बीटीपी का मतलब है यहाँ पे एसएपी बिजनेस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म। एसएपी जो स्टैंडर्ड प्रोसेसेस को फॉलो करता है, और उसमें जो कस्टमाइजेशन रहती है वो काफ़ी लिमिटेड रहती है। तो उसको ओवरकम करने के लिए अगर कोई कस्टमाइजेशन है जो क्लाइंट करवाना चाह रहा है, तो उसके लिए ये जो एसएपी बीटीपी या एसएपी बिजनेस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है वो हेल्प करता है। फिर उसके बाद आ जाता है एसएपी सिग्नेरियो। तो इसमें क्या रहता है एसएपी सिग्नेरियो में, इसमें हम डॉक्यूमेंट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस को एक स्ट्रक्चर्ड लेआउट में और डायग्राम में, सो दैट उसको एनालाइज करने में हेल्प मिले फर्दर, जो उसमें हमने इंटीग्रेशन करना है या हमने इम्प्रूवमेंट करनी है, ऑप्टिमाइज करनी है, या उसको बेस्ट वे में यूज करना है, तो उसमें हेल्प मिले। और ये जो राइज विद एसएपी एस फोर हाना क्लाउड है ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है। इसमें जो लाइसेंस फी है वो भी कम है, और इसमें कोई क्लाइंट इसमें न्यू कंपोनेंट जो है वो भी ऐड कर सकता है, जैसे कि सीआरएम, अरीबा, सक्सेस फैक्टर है। इसमें जो एसएपी क्लाउड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डिसाइड कौन करता है, वो क्लाइंट डिसाइड करता है कि वो सर्विसेज लेना चाह रहा है, वो एडब्ल्यूएस लेना चाह रहा है, एज्योर, गूगल क्लाउड लेना चाह रहा है। तो ये है मेन फीचर राइज विद एसएपी एस फोर हाना के।
इसके बाद हम न्यू इंटरफेस जो एसएपी ने लॉन्च किया है उसको हम बोलते हैं एसएपी फ्योरी इंटरफेस। काफ़ी इंटरेक्टिव है और यूज़र फ्रेंडली है एसएपी के ओल्डर इंटरफेस से जो कि है जीयूआई। तो एसएपी फ्योरी क्या है? एसएपी फ्योरी एक ब्राउज़र बेस्ड इंटरफेस है। ब्राउज़र बेस्ड इंटरफेस मतलब कि आप इसको आप गूगल के साथ, माइक्रोसॉफ्ट एज के साथ या कोई और भी ब्राउज़र है उस पर भी आप इसको रन कर सकते हो। और इसमें ये बताया हुआ है ये जो एसएपी फ्योरी है इन एडिशन टू जो आपका ट्रेडिशनल इंटरफेस है जिसको हम बोलते हैं जीयूआई, तो उसके अलावा भी आप एसएपी फ्योरी को भी यूज़ कर सकते हो। पैरेलली दोनों को आप यूज़ कर सकते हो। ये मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम पे अवेलेबल है, विंडोज़ पे भी है, आईओएस पे भी है, एंड्रॉयड पे भी है। तो इस फ्योरी इंटरफेस में क्या होता है, इस हमारे पास मल्टीपल एप्लीकेशंस होती हैं और ये जो मल्टीपल एप्लीकेशंस होती हैं डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल एरियाज के लिए होती हैं, जैसे कि फाइनेंस, सेल्स, इन्वेंट्री, एचआर एक्सेट्रा। तो यहाँ पे दिखाया गया कि ये जो एसएपी फ्योरी इंटरफेस है वो मल्टीपल डिवाइसेस पे भी यूज हो जाता है, जैसे कि लैपटॉप, आईपैड और मोबाइल फोन। अब अगर एसएपी जीयूआई और एसएपी फ्योरी को कंपेयर करें तो एसएपी जीयूआई में हम ट्रांजैक्शन कोड्स यूज करते हैं, जबकि एसएपी फ्योरी में हम एप्लीकेशन यूज करते हैं। जब हम एसएपी फ्योरी में काम करते हैं तो हमारे पास बेसिकली तीन तरह की एप्लीकेशन होती हैं। एक होती है ट्रांजेक्शनल ऐप, एक होती है एनालिटिकल ऐप और एक होती है फैक्टशीट ऐप। तो ये जो ट्रांजेक्शन ऐप है ये क्या होती है? ट्रांजेक्शन बेस्ड होती है। जैसे आप इसमें कोई डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, डिस्प्ले कर सकते हो। अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन करनी है या ऑलरेडी कोई ट्रांजेक्शन कर ली है उसको आपने व्यू करना है तो उसके लिए आप ट्रांजेक्शन ऐप को यूज कर सकते हो। फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है एनालिटिकल ऐप। एनालिटिकल ऐप में आपके पास विजुअल डिस्प्ले होते हैं, आपके पास केपीआई ग्राफ्स होते हैं, एनालिटिक्स होते हैं, मैट्रिसेस होते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है फैक्टशीट ऐप। फैक्टशीट ऐप में अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन को देखना है, उसकी हिस्ट्री चेक करनी है, तो वो जो फैक्टशीट कंटेक्चुअल इन्फॉर्मेशन है उसको आप चेक कर सकते हो। तो ऐसे पे ये जो फ्योरी इंटरफेस काम करता है ये करता है 5 डिजाइन प्रिंसिपल पे। तो सबसे पहले ये जो फ्योरी इंटरफेस होता है वो होता है रोल बेस्ड इंटरफेस। रोल बेस्ड इंटरफेस मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल एरिया होते हैं और उसमें डिफरेंट 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 यूजर होते हैं, उनके रोल होते हैं, तो उनके रोल के हिसाब से जो उनको एप्लीकेशन का एक्सेस दिया जाता है। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई फाइनेंस में है, फाइनेंस में भी अगर डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास एरियाज होते हैं, जैसे एपी है, एआर है, एसेट अकाउंटिंग है। तो फॉर एग्जांपल एपी है तो एपी में भी अगर कोई बंदा, अगर हमें सिर्फ पेमेंट्स बनानी है तो हमारे को जो एप्लीकेशन का एक्सेस दिया जाएगा एज ए एंड यूजर, तो हमें सिर्फ और सिर्फ पेमेंट से रिलेटेड एप्लीकेशन का ही एक्सेस दिया जाएगा। तो हमारा जो रोल है उसके बेस पे ही हमें सिस्टम में एक्सेस मिलेगा। उसके बाद आ जाता है कि रिस्पॉन्सिवनेस की, ये हर एक डिवाइस पे अवेलेबल है, चाहे वो मोबाइल है, लैपटॉप है या आईपैड है। और ये सिंपल टू यूज है और यहाँ पे जो यूजर फ्रेंडली है जिसके कारण जो कस्टमर एक्सपीरियंस बेटर होता है। तो एसएपी ने ये जो एसएपी फ्योरी इंटरफेस लॉन्च किया इसके रीजन क्या थे? तो इसके रीजन ये थे कि ये प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करे, जो वर्क है उसको फास्ट करे, और जो यूजर इंफॉर्मेशन देखना चाह रहा है वो इंफॉर्मेशन क्विकली अवेलेबल हो, जो डेटा है उसमें ट्रांसपेरेंसी रहे, यूजर को हेल्प करे सो दैट वो जो फ्यूचर एक्शन या जो फ्यूचर प्लानिंग है वो कर पाए। डेटा अवेलेबिलिटी के बाद यूजर को हेल्प करे प्रॉम्प्ट एक्शन के लिए, और इंक्रीज करे यूजर सेटिस्फेक्शन। तो ये जो एसएपी क्वेरी इंटरफेस है तो इस पे हम कैसे काम कर सकते हैं? तो किसी भी ब्राउजर पे हम इस एसएपी क्वेरी इंटरफेस को रन कर सकते हैं। एसएपी जीयूआई में भी हमारे पास एक ट्रांजेक्शन है जिसके थ्रू हम एसएपी फ्योरी लॉन्च पैड पे जा सकते हैं। तो ये जो ट्रांजेक्शन कोड रहता है ये रहता है /UI2/FLP। तो यहाँ पे यूआई का मतलब है यूजर इंटरफेस और एफएलपी का मतलब होता है फ्योरी लॉन्च पैड। तो एसएपी की जो टेक्निकल टीम होती है, फ्योरी एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वो एसएपी लॉन्च पैड को सेटअप करते हैं डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स के लिए। रेलेवेंट एप्स को सेटअप किया जाता है। और ये जो फ्योरी लॉन्च पैड होता है या ये जो फ्योरी स्क्रीन होती है इसको जो यूजर है वो भी खुद कस्टमाइज कर सकता है। कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा एग्जाम्पल में। तो यहाँ पे हम समझेंगे SAP S4 हाना में जो FICO मॉड्यूल है उसमें क्या रहता है। तो FICO मॉड्यूल बेसिकली दो मॉड्यूल है, एक है फाइनेंस और एक है कंट्रोलिंग। तो ये जो हमारा कोर्स रहने वाला है इसमें हम फाइनेंस पे फोकस करेंगे, कुछ पार्ट कंट्रोलिंग का भी कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो फाइनेंस में हम कवर करेंगे उसमें आ जाता है जनरल लेजर अकाउंटिंग, अकाउंट पेबल अकाउंटिंग, अकाउंट रिसीवेबल अकाउंटिंग, एसेट अकाउंटिंग। इसमें हम इंटीग्रेशन भी देखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ FI विद अदर मॉड्यूल। अदर मॉड्यूल कौन से? जैसे कि CO, MM, SD। फिर उसके बाद दूसरा जो हमारे पास मॉड्यूल है वो है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में कौन कौन से कंपोनेंट है? कंट्रोलिंग में हमारे पास आ जाता है कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग, प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग,
इंटरनल ऑर्डर अकाउंटिंग, प्रोडक्ट कॉस्टिंग, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। तो ये जो कंपोनेंट है ये कंट्रोलिंग में आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ वेबसाइट्स या कुछ लिंक दिए हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे रेफरेंस दिया हुआ है एसएपी कम्युनिटी का। तो ये जो लिंक है तो ये हेल्प करेगा अगर आप एसएपी में प्रैक्टिस कर रहे हो और उसमें कुछ एरर आ रहे हैं। तो एसएपी कम्युनिटी में काफी लोगों ने पोस्ट किया होता है, उस पोस्ट से आपको हेल्प मिल जाएगी उसको फिक्स करने में या उसको रिजॉल्व करने में। अगर आपने एसएपी सर्टिफिकेशन करना है तो सर्टिफिकेशन के लिए आप training.sap.com में जा सकते हो। वहां पे आपको साइन अप करना है। साइन अप के लिए आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है, जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट डिटेल। फिर उसके बाद आपका एक यूनिवर्सल आईडी बन जाएगा। तो इस सर्टिफिकेशन को कैसे कर सकते हैं इसके लिए आप learning.sap.com में भी जा सकते हो, वहां पे स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। तो इसकी जो कॉस्ट रहती है वो नियर अबाउट 60,000 रहती है अगर इंडिया की बात करें। आप इसकी लेटेस्ट कॉस्ट चेक करने के लिए training.sap.com में जाके चेक कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे रेफरेंस दिया हुआ है एसएपी लाइब्रेरी फॉर फ्योरी एप्लीकेशन। तो जितनी भी हमारी एप्लीकेशंस होती हैं जो हम फ्योरी में रन करते हैं, अगर उसकी कोई इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए तो एसएपी ने एक फ्योरी लाइब्रेरी करके वेबसाइट बनाई हुई है। तो उस वेबसाइट में जाके हम उसकी डिटेल को ले सकते हैं। तो ये भी हम देखेंगे सिस्टम में। उसके बाद एसएपी का एक यूट्यूब चैनल है और उस यूट्यूब चैनल का लिंक भी दिया हुआ है। तो इस लिंक पे जाके आप जो भी लेटेस्ट एसएपी की जो प्रोडक्ट सर्विसेज है उसको चेक कर सकते हो। और एसएपी से रिलेटेड आप चैट जीपीटी पे जाके भी अपनी क्वेरी को पोस्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपके कुछ डाउट्स और क्वेश्चन होंगे वो डिस्कस कर लेते हैं। तो कौन सा बेटर है, एसएपी ईसीसी या एसएपी एस फोर हाना? एक्चुअली अभी भी एसएपी ईसीसी जो है वो 40% एसएपी के क्लाइंट जो है वो यूज़ कर रहे हैं। बट एसएपी ने एक डेडलाइन दी हुई है 2027 की। और उसके बाद एसएपी जो अपने ईसीसी क्लाइंट्स है उसको सपोर्ट नहीं करेगा। जितने भी क्लाइंट्स हैं जो अभी ईसीसी यूज़ कर रहे हैं तो वो धीरे धीरे माइग्रेट हो रहे हैं एसएपी एस फोर हाना में। और एसएपी एस फोर हाना क्योंकि लेटेस्ट है और फ्यूचर जो है वो एसएपी एस फोर हाना का ही है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप एस ए पी एस फोर हाना कोर्स करो। देन नेक्स्ट है ये जो एस ए पी जी है वो आप अपने सिस्टम में कैसे सेटअप कर सकते हो। तो उसके लिए आप इस कोर्स के सेक्शन 1 में लेक्चर नंबर 2 का जो वीडियो है उसको चेक कर सकते हो। उसमें ये जी की इंस्टॉलेशन जो है वो कवर की हुई है। देन नेक्स्ट है जो ये एस ए पी का सर्वर होगा, आप हैंड्स ऑन के लिए उसको कैसे ले सकते हो, कौन आपको प्रोवाइड करेगा एस ए पी का एस फोर हाना सर्वर जो रहेगा। अगर आपके पास ऑलरेडी एस ए पी एस फोर हाना का सर्वर है तो आप उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हो। बट अगर आपके पास एस ए पी सर्वर नहीं है तो उसके लिए आपको एस ए पी सर्वर प्रोवाइडर को रीच आउट करना पड़ेगा। और अगर आपके पास एस ए पी सर्वर प्रोवाइडर की कॉन्टैक्ट डिटेल नहीं है तो आप मेरे को मेल कर सकते हो, मैं आपको कुछ सर्वर प्रोवाइडर्स के कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर कर सकता हूँ। और ये जो एस ए पी सर्वर जो आप यूज़ करोगे वो एक पेड सर्वर होगा। देन नेक्स्ट है जो एसएपी फ्योरी का एक्सेस आपको कैसे मिलेगा, अगेन जो आपका सर्वर प्रोवाइडर होगा वो आपको एसएपी फ्योरी का एक्सेस देगा। देन नेक्स्ट है ये जो कोर्स मटेरियल है ये आपको कहाँ से मिलेगा। तो उसके लिए आप सेक्शन नंबर 2 इस कोर्स के सेक्शन 2 और लेक्चर नंबर 4 में जा सकते हो। आपको क्लिक करना है रिसोर्स फोल्डर पे। उसमें जो आपको प्रैक्टिस शीट्स हैं सारी जो है वो डाउनलोड कर सकते हो आप। और उसके थ्रू आप हैंड्स ऑन कर सकते हो। उसमें आपको एक गूगल ड्राइव का लिंक भी मिलेगा जिसके थ्रू आप इस कोर्स में जितनी भी पीपीटीज हैं या अदर डॉक्यूमेंट है, प्रैक्टिस शीट है, पीडीएफ है, वो भी डाउनलोड कर सकते हो और उस पर काम कर सकते हो। देन जब आप एस पी एस फोर हाना में अपनी प्रैक्टिस करोगे तो अगर आपको एरर्स आते हैं, अगर आपको कोई इश्यू रहता है तो उसको आप कैसे फिक्स करोगे, कैसे उसको रिजॉल्व करोगे। तो उसमें सबसे पहले आपको इंश्योर करना है कि जो स्टेप्स प्रैक्टिस शीट्स में मेंशन किए हुए हैं यहाँ जो स्टेप्स वीडियोस में दिखाए गए कैसे मैंने उन स्टेप्स को किया है, तो आपको एग्जैक्टली उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है, उन्हीं स्टेप्स को सेम वे में करना है। बट फिर भी अगर आपको एरर आते हैं तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आप गूगल कर सकते हो, सर्च कर सकते हो उस एरर को। और उन एरर से रिलेटेड जो एसएपी कम्युनिटी पोस्ट है वो चेक कर सकते हो। तो कैसे कर सकते हो वो मैं आपको बता देता हूँ। वहाँ पे कम्युनिटी पोस्ट में आपको प्रोसेस या प्रोसीजर या स्टेप या सजेशन बताया होगा, तो उसको आप कर सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, तो आप उसी लाइन पे उसको कर सकते हो। और यहाँ पे हम पोस्टिंग करते हैं, FB50 में एक जीएल पोस्टिंग करते हैं डॉक्यूमेंट की। और ये जो पोस्टिंग हम कर रहे हैं ये कर रहे हैं 24 जुलाई की और 7 जुलाई की, जो कि 7th पीरियड होगा कैलेंडर ईयर के हिसाब से। और यहाँ पे कोई जीएल अकाउंट ले लेते हैं पोस्टिंग के लिए।
उसके बाद यहाँ पे कुछ अमाउंट ले लेते हैं। एंटर किया। तो अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे ये एरर आ रहा है, पीरियड 7 इज नॉट ओपन। तो ये जो एरर है ये किससे रिलेटेड है? ये पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट से रिलेटेड है। तो आप उसको फुल एरर को चेक कर सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है इस एरर मैसेज पे। तो यहाँ पे आप डबल क्लिक करोगे तो आपको ये फुल स्क्रीन पे मैसेज दिखा देगा, ये एरर मैसेजेस। और यहाँ पे आपको प्रोसीजर भी बता देगा कि ये एरर क्यों आ रहा है आपके कंपनी कोड में। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये आपको सजेस्ट कर रहा है कि आप पोस्टिंग पीरियड में जाके पीरियड चेक करो। तो यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देते हैं और जो पोस्टिंग पीरियड की स्क्रीन होती है उसको ओपन कर लेते हैं और रीज़न चेक कर लेते हैं क्यों आ रहा है। तो यहाँ पे ये जो पोस्टिंग है ये अलाउड है सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पीरियड में, सिर्फ और सिर्फ 2025 फर्स्ट पीरियड में अलाउड है। अगर मैं यहाँ पे 7 to 7 या 1 to 7 डाल देता हूँ तो सिस्टम इसकी पोस्टिंग जो है वो ले लेगा। तो फॉर एग्जांपल मैंने 1 to 7 डाल दिया, सेव कर दिया और दोबारा हम पोस्टिंग में जाएंगे और इसको पोस्ट करने की कोशिश करेंगे। ये मैंने इसको कॉपी कर लिया और ये जो मैसेज आईडी है इसको भी आप कॉपी कर सकते हो। ये मैंने इसको कॉपी कर दिया। अब इसको हम सर्च कर लेते हैं। तो ये जो एरर है इसको मैंने यहाँ पे गूगल किया और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे एसएपी कम्युनिटी पोस्ट आएगा। तो इस लिंक पे जाना है और एसएपी कम्युनिटी पोस्ट में जितने भी इश्यूज होते हैं तो उसके टिप्स दिए होते हैं कि वो कैसे रिजॉल्व हो सकते हैं। तो उसको आप चेक कर सकते हो। और इसमें अगर आप जाओगे तो यहाँ पे सेम जो मैसेज है एरर का वो आप देख सकते हो मैच हो रहा है, F5201 F5201। तो सेम जो एरर है वो किसी और को भी आया हुआ है और उन्होंने इसको रिपोर्ट किया हुआ है। और ये जो आंसर देखोगे दो आंसर्स हैं इसके। और ये ऐसे भी एक्सपर्ट है जिन्होंने टिप्स दिए हुए हैं कि ये एरर जो है वो कैसे रिजॉल्व हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे वो ये कह रहे हैं कि आप OB52 स्क्रीन में जाके जो है वो पीरियड को चेक कर सकते हो। दोबारा से हम जाएंगे FB50 में और ट्राई करेंगे पोस्टिंग के लिए सेम इंफॉर्मेशन के साथ। तो हम दोबारा से पोस्टिंग करेंगे, एंटर करेंगे। ये जो अकाउंट टाइप ए मेंशन किया हुआ है जो कि एसेट के लिए यूज़ करते हैं तो हमें यहाँ पे प्लस अगर कर देते हैं तो ये एरर जो है वो फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको प्लस कर दिया और ये जो नंबर रेंज है इसको मैं हटा देता हूँ, अकाउंट की जो नंबर रेंज है। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब हम दोबारा से करेंगे पोस्टिंग, यहाँ एंटर बटन प्रेस करेंगे, चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखोगे सिस्टम ने वो एरर हटा दिया, पोस्टिंग की परमिशन मिल जाएगी। तो ये है पोस्टिंग हो गई। तो ये हमारा डॉक्यूमेंट पोस्ट हो गया। तो ऐसे ही अगर आपको भी एरर्स आते हैं तो आप इस तरीके से जो है वो एरर को फिक्स कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने चेक कर लिया कि अगर हमें प्रैक्टिस के टाइम पे अगर ऐसे भी एरर्स आते हैं तो उसको हम कैसे फिक्स कर सकते हैं। देन उसके बाद है SAP जो सर्टिफिकेशन है, ग्लोबल सर्टिफिकेशन है, उसको कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है जो आप चेक कर सकते हो। ये वीडियो इस कोर्स के सेक्शन 12 में है, लेक्चर नंबर 40, उसको आप चेक कर सकते हो जिसमें मैंने सर्टिफिकेशन का जो प्रोसेस रहता है, प्राइस रहता है, सर्टिफिकेशन उसमें लिस्ट क्या रहती है वो सारा कवर किया हुआ है, वो आप चेक कर सकते हो। देन लास्ट है ये जो SAP ग्लोबल सर्टिफिकेशन है इसकी प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस के लिए अगेन जो एक मैंने टेस्ट प्रिपेयर किया हुआ है आप उस टेस्ट के थ्रू अपनी जो प्रैक्टिस है वो कर सकते हो। तो आपको वो जो सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस टेस्ट है इसी कोर्स में मिलेगा, सेक्शन नंबर 12 में मिलेगा। इसके अलावा आप SAP ऑनलाइन सर्टिफिकेशन डम्प जो होते हैं अवेलेबल वो भी चेक कर सकते हो। तो ये था SAP S/4HANA का इंट्रोडक्शन सेशन। डेमो सेशन अटेंड करने के लिए थैंक यू।